पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम गंदे नाले में एक बड़ी और मोटी जोक को ढूंढना था और बिना किसी झिझक के उसे निगल लिया। भले ही वो मेरे गले में पागलों की तरह तड़प रही थी, फिर भी मैंने उल्टी को दबाकर उसे निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गामा रे एपोकैलिप्स आने ही वाला था। हर किसी में अपने खाए हुए आखिरी जानवर में बदलने की क्षमता थी। जैसे किसी ने मगरमच्छ की खाल की बेल्ट खाई थी तो वो 100 मीटर का विशाल मगरमच्छ बन गया जिसने सब कुछ निगल लिया। किसी ने फ्राइड चिकन विंग्स खाए थे, जबकि मैं अपने पिछले जीवन में सूखे चूहे का मांस खाने की वजह से एक ऐसा चूहा बन गया था जिसे हर कोई मारना चाहता था और आखिर में एक अनजान खूंखार जानवर ने मुझे कुचल डाला। अब पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मुझे इन्फिनिट डिवाउरिंग सिस्टम मिला है। निगलने वाला टारगेट जितना शक्तिशाली होगा, बदले में मिलने वाली एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी और यह म्यूटेटेड जोक पिछले जीवन में जल्द ही सब कुछ निगल जाने वाला एक मॉन्स्टर बन जाएगी। इस समय मैंने अपने सामने वाले कांच के बॉक्स को देखा जिसके अंदर गहरे लाल रंग की एक जोक बंद थी। उसका मोटा शरीर लगातार रेंग रहा था। वो एक लाल कीड़े जैसा दिख रहा था। बस उसे निगलने से ही मैं ताकतवर बन सकता था। अब और इंतजार कैसा, कर ही डालते हैं। मैंने अपने दांत भींचे, आस्तीनें चढ़ाई और कांच के बॉक्स में हाथ डाल दिया। मैं उस म्यूटेटेड जोक को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो लगातार छटपटाती रही और न सिर्फ मेरे हाथ से बच निकली बल्कि उसने मेरी उंगली पर जोर से काट भी लिया। बॉक्स के अंदर खून वाला पानी और भी गाढ़ा हो गया। ताजे खून को महसूस करते ही म्यूटेटेड जोक अचानक बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। ये देखकर मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने फुर्ती से जोक को पकड़ा और अपना मुंह खोलकर उसे सीधा अपने पेट में निगल लिया। होस्ट को बधाई, आपने म्यूटेटेड जोक को सफलतापूर्वक निगल लिया है। जीन सीक्वेंस सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। नया जीन सीक्वेंस, देखते हैं ये क्या लेकर आता है। उसके तुरंत बाद मेरी उंगली में सुन्नपन और खुजली होने लगी। मैंने नीचे झुककर देखा तो पाया कि जिस जगह पर काटा गया था वहाँ का एक बड़ा हिस्सा गायब था। वहाँ से खून के अनगिनत रेशे निकलने लगे जिन्होंने सिर्फ 2 सेकंड में घाव को ढक लिया और तो और वहाँ बिल्कुल नया मांस उगाया। ये तो सचमुच लिम्ब रीजनरेशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी महसूस हुआ कि मेरे शरीर में एक जबरदस्त ताकत उभर रही थी, जैसे मुझमें कभी न खत्म होने वाली शक्ति आ गई हो। मैं आईने के सामने गया और वहीं खड़ा हो गया। आईने में खुद को देखने लगा तो मैं हैरान रह गया। मेरी लंबाई जो पहले करीब 5 फुट 7 इंच थी, मेरे काले बाल अब गहरे लाल रंग के लंबे बालों में बदल गए थे। मेरी भूरी स्लेटी आंखें भी गहरे लाल रंग की हो गई थी, जो ध्यान से देखने पर थोड़ी शैतानी लग रही थी। अपने शरीर को ध्यान से जांचने के बाद मैंने पाया कि मेरी दाहिनी हथेली के बीच में एक मुंह उगाया है जो किसी गहरी खाई जैसा लग रहा था, जिसके अंदर दर्जनों छोटे नुकीले दांत भरे हुए थे, बिल्कुल उस म्यूटेटेड जोक के मुंह की तरह। ये दुश्मनों का खून चूस सकता था, लेकिन इस बात ने मुझे थोड़ी परेशानी में डाल दिया। अभी तो डार्क कैओस शुरू भी नहीं हुआ है। अगर मैं इस रूप में रहा तो मुझे डर है कि मैं बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, मेरे लंबे लाल बाल तुरंत पहले जैसे हो गए। हथेली के बीच का मुंह भी गायब हो गया। ये देखकर मैं चौंक गया। ये तो कमाल है। डार्क कैओस के शुरू होने में अब 2 दिन से भी कम का समय बचा है। मेरे पास अभी भी निगलने के 2 मौके हैं। मुझे और निगलना जारी रखना होगा। मेरी यादों के अनुसार डाइनहो शहर में एक गुमनाम अमीर आदमी है जिसके पास एक बहुत ही दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल है। याद रखना, जब अंधेरे का कहर बरपा होगा तो ये दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल भी एक म्यूटेंट जानवर में बदल जाएगी। ये बहुत ही भयानक बिजली छोड़ सकती है। अगर मैं इसे निगल पाया तो जीन चेन रिकॉम्बिनेशन के असर से शायद मैं और भी मजबूत शक्ति को अनलॉक कर पाऊंगा। बस मेरी अभी की पहचान के साथ उस लो प्रोफाइल अमीर आदमी से मिलना तो साफ तौर पर नामुमकिन है। उस लो प्रोफाइल अमीर आदमी से मिलना तो साफ तौर पर नामुमकिन है। शुक्र है कि उसकी एक बेटी भी है जो इत्तेफाक से चिंग बे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तैयार होने के बाद मैं तुरंत स्कूल की ओर भागा और बहुत जल्द पास के एक सुनसान पार्क में पहुंच गया। नाहान श्याओ थिएन, यह अमीरजादी बहुत ही लो प्रोफाइल जिंदगी जीती है। अपनी अमीर होने की पहचान छिपाने के लिए वह हर बार क्लास खत्म होने के बाद यहाँ तक पैदल आती है और फिर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब मैं पार्क में पहुंचा तो इत्तेफाक से मैंने थोड़ी दूर खड़ी एक खूबसूरत लड़की को देखा। उस लड़की से एक बहुत ही अलग तरह की आभा निकल रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अजनबी, पास मत आना। ठीक उसी समय दूर से एक रोल्स रॉयस आई और उसके तुरंत बाद 3 बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरे। उन्होंने बड़ी इज्जत से गाड़ी का दरवाजा खोला। नाहान श्याओ थिएन को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखकर मैं तुरंत एक कोने से बाहर निकला और उन बॉडीगार्ड्स को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैट बाक, इज्जत लूटने नहीं, गलत बोला, किडनैपिंग करने। नाहान श्याओ थिएन शांत रही, जैसे उसने मुझे कुछ समझा ही नहीं। आखिरकार ये तीनों बॉडीगार्ड पेशेवर रिटायर्ड सैनिक हैं, जिन्हें कई दौर के चुनाव से गुजरना पड़ा था, तब जाकर वे नाहान श्याओ थिएन के पर्सनल बॉडीगार्ड बने थे। उनका लीडर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और मैंने बस यूं ही एक घूंसा चला दिया। उस बॉडीगार्ड का चेहरा बिगड़ गया और इससे पहले कि वह चीख पाता, वह 5 मीटर दूर जाकर गिरा। वह एक झुके हुए पुराने पेड़ से जोर से टकराया और बेहोश हो गया। नाहान श्याओ थिएन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जो 2 बॉडीगार्ड हमला करने वाले थे वे भी पूरी तरह से चौंक गए।
हे भगवान, एक ही घूसे में 5 मीटर दूर फेंक दिया। क्या ये कोई इंसान है? मैं भी थोड़ा हैरान था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ताकतवर हूँ। उसके बाद मैं सीधे रोल्स रॉयस के सामने गया और एक लात मारकर देखी। एक भारी धमक की आवाज के साथ हैंडब्रेक लगी हुई रोल्स रॉयस एक ही लात में सीधे 3 मीटर दूर जाकर गिरी और साइड का दरवाजा बुरी तरह अंदर की ओर धंस गया। वहाँ तुरंत सन्नाटा छा गया। नहान श्याओ थियन डर के मारे सुन्न पड़ गई और दोनों बॉडीगार्ड डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। मैंने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे नहान श्याओ थियन के सामने चला गया। नहान श्याओ थियन ने घबराकर पूछा, तुम पैसे लूटने आए हो या इज्जत? अपने पिता नहान नामची को फोन करो और उनसे कहो कि अपने कलेक्शन से वह दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल यहाँ ले आए। ईल 2 लड़की लो। नहान श्याओ थियन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। इस आदमी ने मुझे किडनैप करने में इतनी मेहनत की और वो भी सिर्फ उस दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल के लिए जो उसके पिता ने जमा की है। लेकिन उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए नहान श्याओ थियन के पास अपना फोन निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने अपने पिता नहान नामची को फोन किया। उसने उन्हें मौजूदा हालात के बारे में संक्षेप में बताया और साथ ही मेरी मांगे भी बताई। उसी समय थियन थियन ग्रुप के मीटिंग रूम में एक गंभीर और प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी, जैसे ही उसने फोन रखा उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। बगावत हो गई, बगावत हो गई। दानहो शहर में रहकर भी किसी ने मेरी नहान नामची की बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की। सेना को तुरंत सूचित करो, उनसे कहो कि सबसे बेहतरीन टुकड़ी को मदद के लिए भेजे। मेरे लिए ये काम तुरंत करो। इसके अलावा दानहो शहर की सबसे ऊंचे दर्जे की मेडिकल टीम को भी बुलाओ। उनसे कहो कि सबसे अच्छे उपकरण साथ लाएं और बताई गई जगह पर इंतजार करें। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर पल तैयार रहें। सारी व्यवस्था करने के बाद नहान नामची ने ड्राइवर से कहा कि वह पहले घर जाए और उस कीमती इलेक्ट्रिक ईल को ले आए। मैंने तुम्हारी कही बात मान ली है। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मेरे पिता यहाँ आ जाएंगे। मैंने सिर हिलाया, थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, जल्द ही एक ऑरोरा की पट्टी ब्लू स्टार से होकर गुजरेगी। ब्लू स्टार के सभी जीव बदल जाएंगे और उत्परिवर्तित जानवर बन जाएंगे। उस समय दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। समाज में ऐसी उथल पुथल मचेगी जो पहले कभी नहीं हुई। वह इलेक्ट्रिक ईल भी एक बहुत ही भयानक उत्परिवर्तित जानवर में बदल जाएगी। अगर उससे निपटा नहीं गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बहुत बुरी मौत मरेगा। है यकीन करना या न करना तुम पर है। मैं यह इलेक्ट्रिक ईल मुफ्त में नहीं ले रहा हूँ। इसे एक सौदा समझो। मैं तुम्हें ये जान बचाने वाली खबर पहले ही बता दूंगा। इसे एक बराबरी का सौदा समझो। ये सुनना वाकई बहुत अजीब था। नहान श्याओ थियान ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। नफरत भरी नजरों से नहान श्याओ थियान ने सिर हिलाया। मैंने और बकवास नहीं की और अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर एक चीरा लगा दिया। उसके तुरंत बाद उंगली से खून की पतली पतली धारियां निकली और घाव को जल्दी से पहले जैसा ठीक कर दिया। दूर खड़े 2 बॉडीगार्ड्स ने जब यह नजारा देखा तो उनका सिर सुन्न पड़ गया। नहान श्याओ थियान भी हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। तुम्हारे परिवार का कारोबार पूरे दानहो शहर में फैला हुआ है। जब अंधेरे का महाप्रलय आएगा तो हर तरह के सामान की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। अगर तुम लोग मुझ पर यकीन करते हो तो मेरे साथ चलने का फैसला कर सकते हो। मैं तुम लोगों को जिंदा रहने में मदद कर सकता हूँ। चाहे वो स्पिरिट बीस्ट वॉरियर ही क्यों न हो, उसे भी खाना पीना और सोना पड़ता है और मैं भी कोई अलग नहीं हूँ। इस समय में अकेले लड़ना कभी भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। इस मुश्किल समय में साथियों को इकट्ठा करना जरूरी है। नहान परिवार साफ तौर पर एक बुरा विकल्प नहीं है। साथ मिलकर काम करने से ही दोनों का फायदा हो सकता है। मैं समझ गई। मैं ये सारी बातें अपने पिता को बताऊंगी और उनसे अच्छी तरह बात करूंगी। ठीक उसी समय दूर से पुलिस की सायरन की आवाजें गूंजने लगी। बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियां सबके सामने आकर रुकी। बिगड़ी हुई और टूटी फूटी रोल्स रॉयस को देखकर नहान नामची का दिल बैठ गया। लेकिन जब उसने देखा कि नहान श्याओ थियान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, मैंने अपने सामने पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों की भीड़ पर एक नजर डाली। फिर बिना किसी परवाह के मुस्कुराते हुए नहान नामची से कहा, मिस्टर नहान, जो चीज मुझे चाहिए क्या आप उसे ले आए हैं? ये सुनकर नहान नामची तुरंत हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी का अपहरण करने वाला इतना जवान होगा। यही है जो तुम चाहते हो? ये कहकर नहान नामची ने सूटकेस इधर फेंका। मैंने उसे पकड़ा और खोला। अंदर गहरे नीले रंग की एक इलेक्ट्रिक ईल थी जिससे समुद्र की असहनीय बदबू आ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने इलेक्ट्रिक ईल को उठाया और उसे कच्चा चबाना शुरू कर दिया। ये देखकर नहान नामची हैरान रह गया। यह क्या बकवास है? सेना के लोग भी चौंक गए। क्या हमारा पाला किसी पागल से पड़ गया है? इलेक्ट्रिक ईल को पूरा खाने के बाद मेरे शरीर की सतह से बिजली का एक झटका निकला। नहान नामची ने ठंडी आह भरी। आपको पता होना चाहिए कि यह इलेक्ट्रिक ईल
इतनी बिजली छोड़ती है जो एक मध्यम आकार के खूंखार कुत्ते को मारने के लिए काफी है। मेजबान को दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल को सफलतापूर्वक निगलने के लिए बधाई। उसके तुरंत बाद मेरे मन में एक विचार आया और मेरे छोटे काले बाल तुरंत लंबे चमकीले लाल बालों में बदल गए। मेरी पुतलियां भी एक बार फिर से गहरी लाल हो गईं। मैंने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और सीधे खून का एक गोला बना लिया। वह खून का गोला हवा में फट गया। जैसे ही वहां मौजूद सैनिकों ने उसे छुआ, उन्हें तुरंत अपने पूरे शरीर में एक बहुत तेज बिजली का झटका महसूस हुआ और वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। केवल नहान जियो तियान और नहान नामची को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने मुड़कर बाप बेटी को देखा और फिर चुपचाप रात में गायब हो गया। अंधेरे के महाविनाश में बस एक दिन से भी कम का समय बचा था। मेरे पास अभी भी निगलने का आखिरी मौका है और मुझे इसे उथल पुथल शुरू होने से पहले पूरा करना होगा। तभी मुझे अचानक याद आया कि डानहो शहर के चिड़ियाघर में एक खास बाज है जिसके पूरे शरीर के पंख लोहे जितने सख्त हैं और वह कान फाड़ देने वाली चीख भी निकालता है। अब मेरे पास खून का कवच है और मैं बिजली की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। बस मुझ में उड़ने की क्षमता की कमी है। अगली सुबह मैं तुरंत डानहो शहर के चिड़ियाघर में गया और उस पिंजरे के सामने खड़ा हो गया जिसमें उस खास शिकारी पक्षी को कैद किया गया था। वहां पहुंचते ही मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वह शिकारी पक्षी पहले ही बदल चुका था। उसके काले पंख तेज चाकू की धार जैसे थे जिससे एक ठंडी डरावनी चमक निकल रही थी। उसकी आंखें जहरीले सांप की तरह सीधी हो गई थी। इस समय वह शिकारी पक्षी अपनी नुकीली चोंच से पागलों की तरह लोहे के पिंजरे पर चोंच मार रहा था। कुछ ही पलों में उसने पिंजरा तोड़ दिया और बाहर निकलकर सीधे मेरी ओर लपका। ये देखकर मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरी आंखों में उस शिकारी पक्षी की हर हरकत असीम रूप से धीमी हो गई। बिजली की चमक जैसे पल में मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और फिर अपना मुंह खोलकर उसे पागलों की तरह काटने लगा। मेजबान को उत्परिवर्तित शिकारी पक्षी को सफलतापूर्वक निगलने के लिए बधाई। जीन श्रृंखला सफलतापूर्वक निकाल ली गई है। उसके तुरंत बाद जैसे ही मेरे मन में विचार आया, मेरी पीठ पर अचानक 6 मीटर के विशाल काले पंख उगाए और मैं आसमान में उड़ गया। तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ से नहान जियो तियान की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई। मोबे, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ इंसानी शक्ल के राक्षस अंदर घुस आए हैं। नहान जियो तियान की आवाज थोड़ी कांप रही थी। साफ था कि वह घबरा गई थी। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। उसके दिए पते के अनुसार मैं जल्दी ही एक खाने के गोदाम के पास पहुंच गया। उसी समय गोदाम के अंदर सामान भरा हुआ था जिसमें ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड थे जिन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता था। बदसूरत और खूंखार चेहरों वाले 2 आदमी सामने का नजारा देखकर खुशी से पागल हो रहा था। बॉस का दिमाग सच में सबसे अलग है। हमने इस गोदाम पर कब्जा कर लिया है। हाँ, अब हमें खाने की कमी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सुअर जैसी नाक वाला एक आदमी जिसका पूरा शरीर चर्बी से भरा था अपना मुंह ऊपर उठाकर जोर जोर से हंसा। उसके बगल में भैंस के सींगों वाला 3 मीटर लंबा एक आदमी भी घमंड से हंसने लगा। हमें जानवरों में बदलने की सुपर पावर मिली है। हम सच में किस्मत के धनी हैं। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कहकर भैंस के सींगों वाले आदमी की आंखें चमक उठी और वो यान शातियान के सामने आया। हाथ मलते हुए शैतानी से मुस्कुराया। बॉस, ये तो टॉप क्वालिटी का माल है। हे। सुअर जैसी नाक वाला आदमी भी गंदी हंसी हंसा। वो घटिया बातें सुनकर यान शातियान का चेहरा पीला पड़ गया। यान नानची ने जल्दी से यान शातियान को अपने पीछे खींच लिया। उसकी भौहें तन गई और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक गोदाम की छत में एक बड़ा सा छेद हो गया और मैं एक टूटे तारे की तरह नीचे गिरा। मैं सीधा गोदाम के अंदर आ पहुंचा। न जाने क्यों यान शातियान ने अचानक राहत की सांस ली। ये देखकर भैंस के सींगों वाले और सुअर जैसी नाक वाले आदमियों की भौहें तन गईं। सोचा नहीं था कि हमारे अलावा कोई और भी है जिस पर किस्मत मेहरबान है। बच्चे, मेरी सलाह है कि इस मामले में दखल मत दो, वरना। मैंने उन 2 कचरों पर शब्द बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा और सीधा एक थप्पड़ रसीद कर दिया। 2 चटाक की आवाजें गूंजी। वहाँ तुरंत मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मजदूर एक कोने में दुबक गए और हैरानी से मुझे घूरने लगे। वो 2 राक्षस पहले ही काफी डरावने थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एक ही थप्पड़ में उनका काम तमाम कर दिया। इसके बाद मैं यान शातियान और उसके पिता के सामने गया। यान नानची ने यान शातियान को अपने पीछे छिपा लिया। मोबे, पिछली बार वाली बात के बारे में आपने क्या सोचा है? काफी देर तक झिझकने के बाद उसने पूछा। मिस्टर मोबे, अगर हम आपके साथ काम न करने का फैसला करें तो क्या आप हमें खा जाएंगे? मुझे इंसानी मांस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंधेरे का महाप्रलय शुरू होने वाला है। अब आप लोगों का क्या करने का इरादा है? ये सुनकर कि मुझे इंसानी मांस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सबने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर मिस्टर मोबे न होते तो हम सब अब तक मारे जा चुके होते। आगे हमें क्या करना चाहिए, हम सब आपकी ही सुनेंगे। यान नानची मुझे बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों में मैं किसी मसीहा से कम नहीं था। इस मजबूत सहारे का साथ पकड़ना यकीनन कोई गलती नहीं होगी।
अंधेरे का महाप्रलय आने वाला है। उस समय मौजूदा सारी व्यवस्था तबाह हो जाएगी। एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपना बेस बनाना इस समय सबसे जरूरी काम है। मेरे विला एरिया में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और उसे बनाने में इस्तेमाल हुआ सामान भी टॉप क्लास का है। अगर मिस्टर मोबे को कोई एतराज न हो तो आप वहां आ सकते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी यही चाहता था। अब सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं है। अंधेरे का महाप्रलय आने के बाद हर तरह के सामान की बहुत कमी हो जाएगी। भविष्य में पर्यावरण और भी बदलेगा। 10,000 साल का हिमयुग और 1,000 साल का भयंकर सूखा एक के बाद एक आएगा। उस समय एक सुरक्षित ठिकाना बहुत ही जरूरी होगा। ये पक्का करने के बाद मैंने कोने में दुबके हुए मजदूरों की तरफ देखा। जो जाना चाहता है मैं उसे नहीं रोकूंगा। जो रुकना चाहता है वो भी मेरे साथ चल सकता है। लेकिन अंधकार का कहर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा क्रूर और खतरनाक है। अगर तुमने मेरे साथ चलने का फैसला किया है तो तुम्हें बिना शर्त मेरे आदेशों का पालन करना होगा। सबने एक साथ जवाब दिया, जी। ये देखकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर सबको सामान ले जाने के लिए कहा। 1 घंटे बाद बानसोन वानफान के विला में बाप बेटी हाँफते हुए सोफे पर बैठ गए। मास्टर मोबे, क्या हमें और सामान जमा करते रहना चाहिए? आखिरकार हमारे साथ इतने सारे लोग जो हैं। सामान तो इकट्ठा करना ही होगा, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। पहला निषिद्ध क्षेत्र उतरने वाला है। निषिद्ध क्षेत्र के संसाधन सामान से 100 गुना ज्यादा कीमती हैं। नहान शाओथियन और नहान नानची ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें ठीक नहीं पता था कि निषिद्ध क्षेत्र क्या है, फिर भी उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। मोबे, तुमने पहले कहा था कि अगर तुम उस इलेक्ट्रिक ईल को नहीं ले जाते तो अंधकार का कहर शुरू होने के बाद मेरा परिवार बुरी तरह से मारा जाएगा। क्या ये सच है? ये सुनकर नहान नानची की रीढ़ में तुरंत एक सिंहरण सी दौड़ गई। काश हम भी मास्टर मोबे की तरह इतनी जबरदस्त ताकत हासिल कर पाते तो कितना अच्छा होता। अंधकार का कहर शुरू होने के बाद ऑरोरा की एक लहर लैंप प्लेनेट पर छा जाएगी और कुछ इंसानों के पास जागृत होने का मौका होगा और वे उस आखिरी जानवर का रूप ले लेंगे जिसे उन्होंने ऑरोरा के आने से पहले खाया था। लेकिन इसकी संभावना रैंडम है। मेरे सिद्धांत को साफ साफ समझाने के बाद बाप बेटी नहान नानची ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत हर तरह की सामग्री का एक बड़ा पतीला भरकर उसे पकाने लगे। फिर मैंने हर किसी से एक एक कटोरा लेने और उसे पूरा खाने को कहा। दर्जनों तरह की चीजें एक साथ उबाली गई थी। जाहिर है उसका स्वाद बयान करना मुश्किल था, लेकिन स्पिरिट बीस्ट वॉरियर बनने के लिए वे बाप बेटी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। नहान शाओथियन ने उत्सुकता से पूछा, क्या अब हो गया? कल तक इंतजार करो, जब ऑरोरा लैंप प्लेनेट पर छा जाएगा तब पता चलेगा कि इसका असर हुआ है या नहीं। अब सब लोग जल्दी आराम कर लो। कल पहला निषिद्ध क्षेत्र उतरेगा, उस वक्त मेरे साथ अंदर चलना। वक्त तेजी से गुजरा और अगला दिन आ गया। अंधेरे ब्रह्मांड की गहराइयों में अचानक हल्के नीले रंग की ऑरोरा की एक अजीब सी पट्टी दिखाई दी और फिर एक जबरदस्त रफ्तार से उसने पलक झपकते ही पूरे लैंप प्लेनेट को अपनी चपेट में ले लिया। अंधकार के कहर से लैंप प्लेनेट का प्रलय आखिरकार आ ही गया। ऑरोरा की रोशनी में लैंप प्लेनेट के कुछ जानवर म्यूटेट होने लगे और वे बिगड़े हुए चेहरों वाले खूंखार राक्षसों में बदल गए। कुछ आवारा कुत्तों की खाल उल्टी हो गई थी। उनके शरीर फूलकर 3 मीटर से भी ज्यादा बड़े हो गए थे और उनकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। उसने एक दहाड़ लगाई और कुत्तों को पकड़ने वाली टीम पर सीधा हमला कर दिया और इस तरह उस कत्लेआम की शुरुआत हुई। उसी समय विला एरिया में नहान शाओथियन, जो पूरी रात तनाव में थी, और उसके पिता को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन बाप बेटी के शरीरों में एक एक करके बदलाव आने लगे। नहान शाओथियन का पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से ढक गया। उसके माथे के बीच में सूरजमुखी के फूल का एक पैटर्न उभर आया। इसके अलावा वह पीले रंग की एनर्जी भी छोड़ सकती थी। वहीं दूसरी ओर नहान नानची की लंबाई अचानक बढ़कर 3 मीटर से ज्यादा हो गई। मीटर, जो शरीर पहले सुडौल था, अब मसल से भर गया था और माथे पर लंबे सींगों की एक जोड़ी भी उगाई थी। मिस्टर मोबे, हम सच में कामयाब हो गए। वाह, यह एहसास, ये बेहिसाब और बेइंतहा ताकत का एहसास, मैंने अपने शरीर को कभी इतना हल्का महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। अंधेरा कहर बनकर टूट पड़ा है। पहला पाबंदी वाला इलाका भी जल्द ही सामने आने वाला होगा। अपने आदमियों को लेकर मेरे पीछे पाबंदी वाले इलाके में चलो। हमें खुद को मजबूत करने के लिए कुछ संसाधन जुटाने होंगे। बहुत जल्द हम एक बड़े ट्रक में बैठकर निकल पड़े। 2.5 घंटे बाद हम पाबंदी वाले इलाके के एंट्री गेट पर पहुंच गए। यान नानची ने पहले रास्ता देखने के लिए किसी को ट्रक से नीचे भेजने का सोचा, लेकिन मैंने सीधे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और ट्रक को सीधे उस बवंडर के अंदर घुसा दिया। वहाँ से थोड़ी ही दूर यान शाओचियन का दीवाना ली हुआन अपने कुछ लोगों के साथ यह नजारा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह मन ही मन सोच रहा था, ये कंगाल मोबे यान परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ कैसे चिपक गया, और तो और गाड़ी चलाकर उस रहस्यमयी बवंडर में भी घुस गया। तभी बगल से किसी ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ली हुआन ने कुछ देर सोचा और फिर दांत पीसते हुए कहा,
जब वो लूजर भी गाड़ी लेकर अंदर घुसने की हिम्मत कर सकता है, तो हम सबके पास तो सुपर पावर है, फिर डरने की क्या बात है। उस वक्त पाबंदी वाले इलाके के अंदर घोर अंधेरा था, चारों तरफ घना कोहरा था और सिर के ऊपर खून का सूरज चमक रहा था, जिससे एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। ठीक उसी पल सामने घने कोहरे से अचानक भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ट्रक के कंटेनर में मौजूद सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। पाबंदी वाले इलाके में अंधेरे के जीव मौजूद हैं। आप लोग उन्हें एलियन समझ सकते हैं। मैंने शांति से ब्रेक लगाया, यान नानची की तरफ देखा और कहा, मिस्टर यान, आप गाड़ी चलाइए, मैं सबके लिए रास्ता बनाता हूँ। यान नानची कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैं जमीन पर आ गया था। अगले ही पल कोहरे के अंदर से एक झुंड बाहर निकला। अजीब से दिखने वाले साए जिनका पूरा शरीर काले धुएं से लिपटा हुआ था। ये साए 2 मीटर तक ऊंचे थे। भले ही उनका आकार इंसानों जैसा था, लेकिन वे साफ तौर पर आम इंसान नहीं थे। नहीं, ऐसा मत करो मो बेई, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। मुझे तुम्हारी मदद के लिए नीचे आना ही होगा। शाओ चियेन, बेटा तुम गाड़ी चलाओ। ये कहकर यान नानची ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोलने ही वाले थे, लेकिन ठीक उसी पल अचानक एक भारी और धीमी आवाज गूंजी। बस इतना दिखा कि मैंने अपना हाथ उठाकर एक थप्पड़ मारा और सामने के 6 अंधेरे के जीव तुरंत चकनाचूर हो गए। इतने चकनाचूर कि उनके मांस और खून का एक कतरा भी नहीं बचा। यान नानची का दरवाजा खोलने वाला हाथ अचानक रुक गया। वह पूरी तरह से चौंक गए थे। इन्हें तो अंधेरे का जीव बताया गया था, है ना? नाम सुनते ही कितना डरावना लगता है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसे एक ही थप्पड़ में निपटा दिया गया। नहान टिएउथिएन की आंखों में एक लहर सी उठी। वो मेरी पीठ को देख रही थी। एक ही थप्पड़ से उस काले जीव को खत्म करने के सीन ने अनजाने में ही उसके दिल में एक कपकपी सी दौड़ा दी। सामने वाले काले जीवों से निपटने के बाद मैं आगे बढ़ गया। इस पहले इंस्टेंस में काले जीव कुल मिलाकर ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, और तो और मेरी शक्तियाँ 3 दिन पहले ही जागृत हो गई थी। इन काले जीवों से निपटने के लिए मुझे जानवर का रूप लेने की भी जरूरत नहीं है। रास्ते में चाहे कितने भी काले जीव मिले, मैं उन सभी को सीधे एक ही थप्पड़ से खत्म कर देता। केबिन में बाप बेटी नहान नामची मुझे लगातार काले जीवों को एक ही झटके में मारते हुए देख रहे थे। शुरू में जो वो बहुत ज्यादा हैरान थे, अब धीरे धीरे सुन्न पड़ गए थे। नहान नामची ने एक शरारती मुस्कान के साथ नहान टिएउथिएन की ओर देखा। तुम्हें यह मो बेई लड़का कैसा लगा? ये सुनकर नहान टिएउथिएन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पापा, आप ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ फालतू बात कर रहा हूँ? तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई है। पापा, पहले तो आप हमेशा मेरे जल्दी रिलेशनशिप में आने के खिलाफ थे ना? हाँ, ये सच है कि मैं इसके खिलाफ था, लेकिन अब बात अलग है। इस मो बेई लड़के को देखकर मैं बहुत निश्चिंत हूँ। वो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि समझदार भी है। उसमें घमंड नहीं है और न ही वो गुस्सैल है, और उसकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। वाकई में एक नायाब टैलेंट है। उस लड़के को अपना दामाद बनाकर मैं बहुत निश्चिंत रहूंगा। नहान टिएउथिएन को तुरंत लगा कि अब कुछ कहने को नहीं बचा। उसी समय ट्रक के पीछे कुछ ही दूर कोहरे में ली हुआन का ग्रुप सामने वाले सीन को घूर घूर कर देख रहा था। जब उन्होंने मुझे काले जीवों को एक झटके में मारते हुए देखा तो हर कोई अंदर ही अंदर डर से कांप उठा। ली हुआन गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। ये हरामखोर, इसके पास भी सुपर पावर है, और तो और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर, इसे तो मरना ही चाहिए। तभी बगल में एक गुर्गे ने याद दिलाया, अब हमें क्या करना चाहिए? ली हुआन ने एक गहरी सांस छोड़ी। बस उसका पीछा करते रहो। वैसे भी ये लड़का चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, है तो आखिर में इंसान ही, और जब इंसान है तो उसकी भी एक सीमा होगी। अगर वह रास्ते भर इसी तरह अपनी ताकत खर्च करता रहा तो देर सवेर उसकी ताकत खत्म हो ही जाएगी। पहले बस उसका पीछा करते रहो। जब कोई असली बढ़िया माल मिलेगा तब उसे लूट लेंगे। उस वक्त तक वह थक कर चूर हो चुका होगा। क्या हम 5 लोग मिलकर भी उसे नहीं संभाल पाएंगे? उसी समय मैं आगे का रास्ता साफ करता रहा। काले जीवों के एक और झुंड को तबाह करने के बाद मैं ठंडा सा मुस्कुराया और पीछे मुड़कर देखा। अब मेरी इंद्रियां आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हैं। मैंने बहुत पहले ही ली हुआन के ग्रुप का पता लगा लिया था, और साथ ही मैं उनके इरादों को भी समझ गया था। आधा घंटा बहुत जल्दी बीत गया। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितने काले जीवों को मारा है। अफसोस की बात है कि ये काले जीव म्यूटेंट बीस्ट नहीं है, इसलिए इनसे म्यूटेंट बीस्ट कोर नहीं मिलेंगे। नहीं तो यह मेरे कई लेवल बढ़ाने के लिए काफी होता। जल्द ही ट्रक मेरे पीछे पीछे एक पत्थर के चबूतरे तक आ गया, जिस पर जटिल और प्राचीन नक्काशियां खुदी हुई थी, और वह हल्की लाल रोशनी से टिमटिमा रहा था, जैसे कि उसमें जान हो। मुझे अचानक रुकते देख नहान शाओथिएन और उसके पिता भी ट्रक से नीचे उतर गए और सिर उठाकर ऊंचे चबूतरे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस पर बहुत सारे काले धातु के टुकड़े थे, जो एक हल्की रहस्यमयी रोशनी छोड़ रहे थे। ये सब अराजक हीरे हैं। ये बनाने के लिए बहुत अच्छी सामग्री है। इसकी क्वालिटी और घनत्व नीले ग्रह पर मौजूद किसी भी सामग्री से कहीं ज्यादा है। इन सबको ले जाकर विला को मजबूत करते हैं।
ये सुनकर नहान नामची ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया और मजदूरों को सामान उठाने के लिए नीचे बुलाया। ठीक उसी समय अंधेरे में, होआन भाई, वो काले रंग की चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। क्या हमें अब हमला करना चाहिए? ली होआन भी यही सोच रहा था। उसने सिर हिलाया और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था कि तभी पास से ही जोर जोर से हंसने की आवाज आई। 3 आदमी और 2 औरतें धुंध से बाहर निकले। अब तो तेरी सारी ताकत खत्म हो गई होगी। तू हम 5 लोगों का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। ये कहने के बाद उनमें से एक सुनहरे बालों वाले आदमी का शरीर अचानक फूलने लगा। उसका पूरा शरीर 3 मीटर ऊंचे मांस के पहाड़ में बदल गया और उसका चेहरा भी सुअर के सिर जैसा हो गया। फिर वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन में एक भारी गूंज पैदा हो रही थी। खून जैसे सूरज की रोशनी में वह सुअर का सिर और भी घिनौना लग रहा था। दबाव का एहसास तुरंत चरम पर पहुंच गया। ये देखकर मैं ठंड से मुस्कुराया। मेरी पीठ पर तुरंत काले पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। बिजली की धारा वाला एक पंख हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथ बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज आई और फिर कानों को चुभने वाली जलने की आवाज के बाद वह मांस का पहाड़ एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सुनहरे बालों वाले आदमी के साथी भी हैरान रह गए। एक अजीब से हेयर स्टाइल वाली औरत ने झटके से चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? काला महाप्रलय अब आधिकारिक तौर पर आ चुका है। मैंने धीरे से आह भरी। अभी तो बस एक ही आदमी को मारा है। काला महाप्रलय अब आधिकारिक तौर पर आ चुका है। ये कहने के बाद मेरी पीठ पर काले पंख धीरे से फड़फड़ाए और कुछ और पंख हवा को चीरते हुए निकल पड़े। बाकी लोग जानवर बनकर बचने की कोशिश भी नहीं कर पाए थे कि एक पल में ही तेज बिजली की धारा फट पड़ी। होआन भाई, अब हम हमला करें या नहीं? सबकी नजरें ली होआन पर टिक गई। अंधेरे में सभी होआन की तरफ देख रहे थे। ली होआन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अब क्या हमला करना? उसकी ताकत नहीं देखी क्या? भागो, जल्दी भागो। ये कहकर ली होआन बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और भाग गया। पहले तो उसने मोबेई के थकने का इंतजार करने की सोची थी ताकि बहती गंगा में हाथ धो सके। किसने सोचा था कि सामने वाला इतना खूंखार होगा? इतने सारे डाक जीवों को मारने के बाद भी वो एक झटके में किसी को मार सकता है। भागना होगा, हमें हर हाल में भागना ही होगा। लेकिन जैसे ही ली हुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया, आसमान से एक पंख गिरा और उसके 3 मीटर आगे जमीन में सीधा धंस गया। मैंने तुझे जाने की इजाजत दी क्या? उस बर्फीली आवाज को सुनकर ली हुआन और उसके साथी थर थर कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत उन्हें घूर रही हो। उनकी रीढ़ में तुरंत एक सिहरन दौड़ गई। ली हुआन ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। आसमान में मोबेई अपने काले पंख फड़फड़ा रहा था, किसी दैत्यों के स्वामी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हर बार जब वो विशाल काले पंख फड़फड़ाते तो आसपास का कोहरा भी काफी हद तक छट जाता था। ली हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आंखों में गहरी दहशत चमक उठी। अब सब खत्म, लगता है अब भागना नामुमकिन है। उसी समय यान शियातियान और बाकियों को एक एक करके एहसास हुआ कि उन पर बहुत पहले से नजर रखी जा रही थी। और सिर्फ 1-2 लोग नहीं। आखिर मोबेई को पता कैसे चला? वे भी तो स्पिरिट बीस्ट वॉरियर हैं। फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। आखिर उसने ये कैसे किया? क्या स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स के बीच भी कोई फर्क होता है? वे यह नहीं जानते थे कि स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स के बीच वाकई में फर्क होता है, लेकिन वो भी उनकी तरह नहीं था। उसके शरीर में जीन श्रृंखलाओं की संख्या उन बाप बेटे से 2 ज्यादा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी हर इंद्रिय बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। सोचा नहीं था कि तेरे पास भी इस तरह की काबिलियत होगी। चक, मुबारक हो। खैर, अब काफी देर हो चुकी है, मैं अब चलता हूँ। फिर कभी मिलते हैं। अगली बार मेरी तरफ से दावत होगी। मैंने तुझे जाने की इजाजत दी क्या? मोबेई को ये सुनकर हंसी आ गई। पुनर्जन्म से पहले, क्योंकि यह वर्जित क्षेत्र पहली बार सामने आया था, तो उस समय ली हुआन भी उन पहले लोगों में से एक था जो खोजबीन के लिए वर्जित क्षेत्र में घुसे थे। इसी सामान का इस्तेमाल करके काओ मेंगलोंग ने एक बहुत ही मजबूत बेस बनाया था, जिसे कई स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स मिलकर भी बड़ी मुश्किल से तोड़ पाते थे। बेस के उस सुपर टफ डिफेंस के भरोसे उस कमीने ने ऐश की जिंदगी जी थी। डार्कनेस के उस महा उथल पुथल के दौर में बहुत लंबे समय तक। सोचा नहीं था कि एक बार पुनर्जन्म लेने के बाद भी वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन इस बार यहाँ का ये सारा निर्माण का सामान शायद अब काओ मेंगलोंग की किस्मत में नहीं है। मेरे पीछे भी किसी का हाथ है। भाई काओ मेरे बड़े भाई हैं, मैं अब उनके लिए काम करता हूँ। ली हुआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ये कहते हुए घबराहट में फोन निकालकर कॉल मिलाया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मोबेई के हाथ का पंख हवा को चीरता हुआ निकल गया और पलक झपकते ही ली हुआन के माथे के बीचों बीच घुस गया। सोचे हुए दर्द का एहसास नहीं हुआ, सिर्फ सुन्नपन था।
क्योंकि जिस पल पंख माथे के बीच से गुजरा, एक तेज बिजली का कट ली हुआन के पूरे शरीर में फैल गया। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी आंखों में पूरा अविश्वास भरा हुआ था। ली हुआन को एक झटके में मरते देख बाकी लोग बुरी तरह डर गए और चीखते हुए मुड़कर भागने लगे, लेकिन मो बेई उन्हें वह मौका देने वाला नहीं था। लगभग एक ही समय पर बिजली की धार वाले कई पंख फूलों की बारिश की तरह बिखर गए। वे सभी ली हुआन की तरह थे, जानवर बनने से पहले ही एक ही झटके में मारे गए। जमीन पर पड़े उस फोन से लगातार एक भद्दी और गुस्से भरी दहाड़ आ रही थी। ये काओ मेंगलोन की आवाज थी। आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की? आखिर कौन है? हालांकि उसे वहाँ की असली स्थिति का पता नहीं था, पर उन लोगों की चीखें सुनकर काओ मेंगलोन समझ गया कि उसके आदमियों का काम तमाम हो चुका है। तू होता कौन है मेरे आदमियों को छूने वाला? तू चाहे कोई भी हो, अब तू मरेगा। मो बे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, जिससे काओ मेंगलोन गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मार दिया हो। तेरा घर कहाँ है? मुझे अपना पता बता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मो बे अचानक बोला, अब जब दुश्मन बन ही गया है तो इस मामले को ठीक से निपटाना होगा। मैं 5 स्टार गार्डन के पास वाले अपार्टमेंट में हूँ, हिम्मत है तो यहाँ आ जा। मैं यही तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुझे मुझे भड़काने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरा पता याद कर लिया है, समय मिलने पर मैं तुझसे मिलने आऊंगा। मो बे ने फोन को मसलकर पाउडर बना दिया और फिर यान शात्यान के समूह के सामने चला गया। उसने सभी को संसाधन हटाना जारी रखने के लिए कहा। यान शात्यान का समूह अभी भी पिछले सदमे से उबर नहीं पाया था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि मो बे उन्हें मदद के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में लाया है, लेकिन अब जब उन्होंने दोबारा सोचा तो पाया कि मो बे को उनकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं तुम लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में इसलिए लाया हूँ ताकि तुम लोग जल्द ही इस अराजक दुनिया के तरीकों को महसूस कर सको। इस दुनिया में दुश्मन पर दया करना, खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर क्रूरता करना है। उन बाप बेटी की हैरान नजरों को देखते हुए मो बे ने अचानक पूछा, मैंने उन सभी को मार डाला है, किसी को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं बहुत क्रूर हूँ? यान शात्यान ने सिर हिलाया और गंभीरता से जवाब दिया, लेकिन उन्होंने हम पर पहले हमला किया था। अगर हम उनसे कमजोर होते तो शायद हमारा अंजाम भी बेहतर नहीं होता। यान नामची ने भी सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही सभी डायनामिक डायमंड ट्रक पर लाद दिए गए। सब लोग फिर से गाड़ी में बैठे और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कोई और नहीं मिला, लेकिन धुंध में कभी कभी काले जीवों के झुंड दिखाई दे जाते थे। ये काले जीव बिल्कुल किसी गेम के कालकोठरी में छोटे राक्षसों की तरह थे, जो लगातार फिर से पैदा हो रहे थे। मो बे को एक के बाद एक काले जीवों को तुरंत मारते देखकर यान नामची को भी इसे आजमाने का मन हुआ। उसने एक मुद्रा बनाई और उसकी मांसपेशियां तुरंत फूलने लगी। उसका शरीर तुरंत 3 मीटर तक लंबा हो गया और उसके शरीर पर पहना सूट पलक झपकते ही फट गया। इसके तुरंत बाद उसके माथे पर बैल के सींगों की एक जोड़ी उगाई और उसकी नाक से गर्म हवा का एक झोंका निकला। उसने अपना सिर झुकाया और सीधे एक काले जीव की ओर भागा। उसके नुकीले सींगों ने उस काले जीव को जोर से टक्कर मारी। नहान नामची ये देखकर हैरान रह गया कि दुश्मन जरा भी नहीं हिला। उसने तुरंत उस अंधेरे के जीव के सिर की ओर एक घूंसा मारा, लेकिन वह तेज था, पर अंधेरे का जीव उससे भी ज्यादा तेज था। उसने अपना हाथ घुमाकर नहान नामची के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे वह वहीं पर चिकरा कर रह गया। ड्राइवर की सीट पर बैठी नहान जियाओतियन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पापा को उस अंधेरे के जीव ने थप्पड़ मार दिया। मैकबेक को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। नहान नामची खुद एक अमीर आदमी था जो चुपचाप रहता था और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आदी था। उसे लड़ाई की तकनीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह अभी अभी एक आत्मा पशु योद्धा बना था। वह अभी तक इस शक्ति के साथ पूरी तरह से ढल नहीं पाया था। मैकबेक ने पहले तो मदद करने का सोचा था कि वह नहान नामची के लिए उन 2 अंधेरे के जीवों से निपट लेगा, लेकिन उसने मना कर दिया। अपने मजबूत शरीर और मार सहने की क्षमता का इस्तेमाल करके नहान नामची ने बस चोट के बदले चोट देने की रणनीति अपनाई और उन 2 अंधेरे के जीवों को घिस घिस कर मार डाला। जब वह गाड़ी में वापस आया तो वह बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके शरीर पर कई घाव भी थे। मेरी तो आधी जान ही निकल गई थी, मिस्टर मैकबेक। मैं आपसे बहुत पीछे हूँ। पहले तो मुझे लगा कि इन अंधेरे के जीवों से निपटना आसान होगा, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। नहान नामची ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने खुद अंधेरे के जीवों की ताकत का स्वाद चखा, तब उसे समझ आया कि मैकबेक कितना ताकतवर था। अकेले ही 6 का सामना करना, अंधेरे के जीवों का, और फिर भी उन सभी को एक झटके में मार गिराना। इस पर मैकबेक बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। बहुत जल्द काफिला सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र से निकल गया और विला में वापस आ गया। नहान नामची ने मजदूरों को गाड़ी से सामान उतारने का आदेश दिया और साथ ही इन तारा इस्पात को लगाने की तैयारी करने के लिए लोगों को व्यवस्थित किया। अब अंधेरे का प्रलय शुरू हो चुका था। जितनी जल्दी वे इस तारा इस्पात का इस्तेमाल करते और विला को एक प्रलय के किले में बदल देते, उतनी ही ज्यादा उनकी सुरक्षा की गारंटी होती। प्रतिबंधित क्षेत्र से संसाधन तो मिल गए थे, अब हमें कुछ और सामान भी जमा कर लेना चाहिए। नहान नामची ने भी सहमति में सिर हिलाया।
सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि और भी तरह तरह का सामान इकट्ठा करना होगा। सिगरेट, औजार, टेंट और बाकी चीजें। ये चीजें जितनी ज्यादा हों उतना अच्छा है। नहान नामची पहले तो चौंक गया, फिर तुरंत मैकबेक का मतलब समझ गया। प्रलय के समय में खाना बेशक जरूरी है, लेकिन दूसरे संसाधनों को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ जेलों में सिगरेट ही असली पैसा होती है। जिसके पास सिगरेट होती है वह जेल में राजा बनकर रह सकता है और कोई उस पर काबू नहीं पा सकता। अब भी यही सिद्धांत लागू होता है। वाकई मिस्टर मैकबेक, आप मुझसे भी ज्यादा दूर की सोचते हैं। मैकबेक, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ठीक है, मैकबेक ने मना नहीं किया। मजदूरों का एक समूह साथ लेकर वह नहान जियाओ तियान के साथ फिर से गाड़ी में बैठकर चला गया। बड़े ट्रक को दूर जाते हुए देखकर नहान नामची की आंखों में मुस्कान भर गई। अगर मैकबेक जैसा मजबूत सहारा न होता तो उनकी जिंदगी निश्चित रूप से बिना किसी रोक टोक के ढलान पर चली जाती। खुद की हिफाजत करना भी मुश्किल है। विला से निकलकर मोबेई डाइनहो शहर के सबसे बड़े सप्लाई गोदाम की ओर चल पड़ा। वैसे ये जगह थियन थियन ग्रुप की ही है। मोबेई शुरू से ही यहाँ कुछ संसाधन लेने आना चाहता था, लेकिन रास्ता बहुत दूर था और प्रतिबंधित इलाका भी खुल गया था, इसलिए उसने फिलहाल के लिए यह इरादा छोड़ दिया था। अब उसे उम्मीद है कि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन उनके निकलने के कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक खूंखार दिखने वाली बूढ़ी औरत अचानक सड़क पर आ गई। वो ट्रक के सामने गिर गई और उठ नहीं पा रही थी। उसने अपने दोनों पैर कसकर पकड़ रखे थे। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था और वो लगातार कराह रही थी और साथ ही साथ जोर जोर से गालियां भी दे रही थी। अरे बाप रे, इसने मुझे टक्कर मार दी। सब लोग जल्दी आओ और देखो, अगर मुझे हर जाने में कुछ सामान नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। केबिन में बैठा मोबेई भी एक पल के लिए रुक गया। नहन तियुथियन ने पूछा, मैं नीचे जाकर संभालूं? जरूरत नहीं, ये कहकर मैंने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधा उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ गया। शैतान से निपटने के लिए शैतान ही बनना पड़ता है। अंधेरे का कहर बरपा है और तुम अभी भी उगाही करने निकली हो। यह अपनी मौत को बुलावा देना नहीं तो और क्या है। उस छोटी सी रुकावट के बाद मोबेई और बाकी लोग बिना किसी परेशानी के गोदाम पहुंच गए। गेट के बाहर गार्ड रूम में कोई नहीं था। लोहे का गेट जो पहले सील था बुरी तरह से मुड़ा हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे जबरदस्ती तोड़ा गया है। कोई हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुका है, नहन तियुथियन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया और उसे गोदाम के अंदर ले गया। जो शेल्फ कभी सामान से भरे हुए थे अब पूरी तरह से खाली थे। इतना बड़ा गोदाम लगभग पूरा साफ हो चुका था, लेकिन सामने अभी भी दो लोग थे जो एक बहुत बड़ा कंटेनर उठा रहे थे। ये कंटेनर बंदरगाह पर मिलने वाले लोहे के बक्सों जैसा था, जिसे कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए आमतौर पर क्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सामने वाले दोनों लोग उस विशाल लोहे के बक्से को एक दूसरे के आगे पीछे होकर उठाए हुए थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वे आम लोग नहीं हैं। वे दोनों उस बक्से को लेकर बाहर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे और नहन तियुथियन को देखा, वे दोनों चौंक गए। क्या तुम दोनों को भाई ताऊ ने मदद के लिए भेजा है? उनमें से एक ने पूछा। तुम्हारा मतलब ताऊ मान लॉन्ग से है? मैं तुरंत समझ गया, कितना बड़ा इत्तेफाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ताऊ मान लॉन्ग के आदमी मिलेंगे। जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ का सारा सामान उसी ने हटवाया होगा। मेरा मुंह से सीधे ताऊ मान लॉन्ग का नाम सुनकर वे दोनों तुरंत समझ गए कि मैं और नहन तियुथियन उनकी तरफ से नहीं हैं। उन्होंने तुरंत लोहे का बक्सा नीचे पटक दिया। जमीन से एक भारी आवाज आई और फिर वे दोनों एक साथ जानवरों में बदलने लगे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। सामने वाले के रोएदार कान निकल आए और उसके मुंह में दो नुकीले दांत धीरे धीरे लंबे होने लगे, और जो दूसरा था उसका शरीर तेजी से फूलने लगा और वह मांस के एक पहाड़ में बदल गया। लोगों को सुअर का मांस खाना बहुत पसंद था, इसलिए जब अंधेरे का कहर आया तो ज्यादातर लोग जाग गए और सुअर से जुड़े रक्षक जानवरों में बदल गए। जैसे कि यह सामने वाला, इसकी रक्षा करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बस ठंडे अंदाज में पूछा, मुझे बताओ ताऊ मान लॉन्ग कहाँ है? हालांकि ताऊ मान लॉन्ग ने मुझे पहले ही अपने अड्डे का पता बता दिया था, लेकिन ज्यादा सावधान रहना बेहतर है। क्या तू ताऊ की जगह जानना चाहता है? पहले अपने बाप से लड़, फिर देखेंगे। आज मैं तुझे अपनी सुपर पावर दिखाता हूँ। सुअर प्रजाति के उस दैत्य योद्धा ने एक दहाड़ मारी और मेरी तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उसने मेरी ताकत देखी थी और अपनी आंखों से मार काट का मंजर भी देखा था, लेकिन इस स्थिति का सामना करते हुए नहान तियुथियन तनाव में आ गई। मैंने अपना सिर हिलाया और मेरी पीठ पर काले पंख को गाए। उसके तुरंत बाद एक पंख तेजी से निकला। एक सरसराहट की आवाज आई। पंख ने मांस के पहाड़ को छेद दिया और चर्बी में बिजली की एक शक्तिशाली लहर दौड़ गई। अगले ही पल आंखों के सामने मौजूद मांस का पहाड़ एक धमाके के साथ फट गया। वो ऐसी मौत मरा कि इससे बुरी मौत नहीं हो सकती थी। शांति से सब कुछ निपटाने के बाद मैंने दूसरे बचे हुए आदमी की ओर देखा। ताऊ मान लॉन्ग कहाँ है? मुझे मत मारो, मैं बताऊंगा। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं सब बताऊंगा। उसकी पैंट में एक हल्के पीले रंग का तरल धीरे धीरे जमीन पर टपकने लगा।
पेशाब की तेज बदबू तेजी से फैल गई। आखिर मेरे सामने ये कौन सा शैतान है? 5 स्टार गार्डन के बगल में तान वान कॉन्ग क्वान के कमरा नंबर 288 में वो वहीं पर है। मैकबेथ ने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक पंख निकाला और उसे लापरवाही से फेंक दिया। वो पंख तीर की तरह सीधा उस आदमी के माथे के बीच में जा धंसा। उसने अपनी आंखें फाड़ ली और आंखें खुली रखकर ही मर गया। चलो 5 स्टार गार्डन चलते हैं, मैकबेथ ने अपने काले पंख समेटे और नहान यूथियन से कहा। नहान यूथियन ने हैरानी से सिर हिलाया और चुपचाप मैकबेथ के ठीक पीछे चलने लगी। आंखों के सामने मौजूद वो लड़का भयानक रूप से ताकतवर था। उसके साथ रहकर चाहे उसे कांटों पर चलना पड़े या आग के दरिया में कूदना पड़े, उसे अजीब तरह से सुरक्षित महसूस हो रहा था। भले ही वो जानती थी कि अब मैकबेथ ताओ मान लॉन के अड्डे पर जा रहा था। नहान यूथियन के दिल में जरा भी डर नहीं था। दोनों गोदाम से निकले और वापस कार में बैठ गए। नेविगेशन सेट करने के बाद वे तुरंत निकल पड़े। शुक्र है कि अभी यह बड़ी उथल पुथल का शुरुआती दौर ही था। नेटवर्क और बाकी चीजों पर अभी ज्यादा असर नहीं पड़ा था और वे अभी भी सामान्य रूप से काम कर रही थी। 5 स्टार गार्डन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। वे आधे घंटे से भी कम समय में वहाँ पहुँच गए। रास्ते में मैकबेथ और बाकियों ने कई सुपरमार्केट और शॉपिंग सेंटर देखे जिनसे धुएं के घने बादल उठ रहे थे। कभी कभी लड़ाई की गूंज भी सुनाई देती थी, लेकिन मैकबेथ ने ध्यान नहीं दिया। इस समय ताओ मान लॉन्ग से निपटना सबसे जरूरी काम था। जैसे ही वे 5 स्टार गार्डन पहुँचे, मैकबेथ ने कार पार्क की। तभी उसने जैकेट पहने एक आदमी को देखा जो सिगार पी रहा था और दिखने में बहुत असभ्य था। वो अपने कुछ साथियों के साथ बगल की अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। तू ताओ मान लॉन्ग है? तू है? मैकबेथ की आवाज सुनकर ताओ मान लॉन्ग ने तुरंत उसे पहचान लिया। यही वो कमीना था जिसने उसके 5 आदमियों को मारा था। पहले तो उसने सोचा था कि उसका दुश्मन सिर्फ डींगे हाँक रहा है। किसने सोचा था कि वो सच में खुद दरवाजे पर आ जाएगा। और तो और वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, जबकि उसकी तरफ उसे मिलाकर पूरे 8 लोग थे और वे सभी दैत्य योद्धा थे। सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस कमीने को मेरे लिए मार डालो। जो कोई भी इसे पहले मारेगा, मैं उसे बीफ के 3 बड़े डिब्बे इनाम में दूंगा। जैसे ही काओ मेंग लॉन्ग ने अपनी बात खत्म की, उसके पीछे खड़े गुंडे ऐसे जोश में आ गए जैसे उन्हें कोई नशा दे दिया गया हो और वे सब एक साथ चिल्लाने लगे। मो बे की तरफ उनकी नजरें भी धीरे धीरे तीखी होती गईं। एक गड़गड़ाहट के साथ वे सब एक साथ जानवरों में बदलने लगे और सुअर, कुत्ते, भैंस और बकरी की खासियतें धीरे धीरे उनके शरीर पर दिखने लगी। मो बे, क्या हम सच में ठीक रहेंगे? हालांकि मैंने तुम्हारी ताकत अपनी आंखों से देखी है, लेकिन हमारे सामने ये लोग जानवर योद्धा हैं। जानवर में बदलने के बाद उनका आभामंडल और भी डरावना हो गया है। यान शियाओ तियान को थोड़ी चिंता हो रही थी। मो बे ने जवाब नहीं दिया, बस काओ मेंग लॉन्ग को चाकू जैसी तेज नजरों से घूरता रहा और वह जानवर रूप में बिल्कुल भी नहीं बदला। वह हिसाब लगा रहा था उन सभी रास्तों का जिनसे दुश्मन बाद में भाग सकता था। लेकिन मो बे की यह सोच विचार वाली खामोशी काओ मेंग लॉन्ग की नजरों में डर का संकेत बन गई, जिससे वह तुरंत जोर से हंस पड़ा और फिर गर्जा, हमला करो। उसके तुरंत बाद वह सबसे पहले आगे बढ़ा और मो बे की तरफ एक घूसा मारा। मो बे बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने भी जवाब में एक घूसा मारा। दोनों मुठ्ठियां आपस में टकराई। एक भारी आवाज आई और अनगिनत चिंगारियां निकली। हैरानी की बात यह थी कि दोनों अपनी जगह से हिले तक नहीं। जिस पल दोनों मुठ्ठियां टकराई, उसी पल काओ मेंग लॉन्ग की दोनों बाहें मछली के स्केल्स जैसे कवच से ढक गयी। मेरी ताकत अपनी दोनों बाहों पर मछली के स्केल्स वाला कवच बनाना है। मो बे को चुप देखकर काओ मेंग लॉन्ग और भी अहंकारी हो गया। मुझसे पंगा लेकर तू पूरी जिंदगी पछताएगा। अपने बॉस को इतना खतरनाक देखकर पीछे खड़े गुंडे तुरंत उसकी चापलूसी करने लगे। बॉस काओ, आप सच में कमाल हैं। इस कमीने को मार डालिए। लगता है हमें हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बॉस काओ, इस लड़के को जिसे अपनी औकात नहीं पता, उसे मारने के लिए आप अकेले ही काफी हैं। यान शियाओ तियान ने अपने होंठ भींचे। वह थोड़ी चिंतित थी। मो बे का चेहरा भावहीन था। अचानक उसके कंधे पर मौजूद खून इकट्ठा होकर एक खतरनाक ईल के सिर में बदल गया। उस इलेक्ट्रिक ईल की आंखों से रोशनी की 2 किरणें निकली और फिर उसने अचानक अपने नुकीले दांतों वाला मुंह खोला और सीधे काओ मेंग लॉन्ग की बाह पर काट लिया। काओ मेंग लॉन्ग हटा नहीं, क्योंकि उसके पास बचाने के लिए मछली के स्केल्स वाला कवच था। एक साधारण हमला उसके बचाव को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि जिस पल इलेक्ट्रिक ईल के सिर ने काटा, उसके तेज नुकीले दांत ऐसे अंदर चले गए जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। वे सीधे उसके मछली के स्केल्स वाले कवच के आर पार हो गए और सीधे मांस में धंस गए। उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ और वह पागलों की तरह उसका खून चूसने लगा। आखिरकार काओ मेंग लॉन्ग सच में घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि मो बे कोई मामूली इंसान नहीं है। वह तुरंत तेजी से पीछे हटना चाहता था, लेकिन मो बे ने उसके दोनों कंधे कसकर पकड़ लिए। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर का खून लगातार चूसा जा रहा है, काओ मेंग लॉन्ग का चेहरा साफ साफ पीला पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे एक ठंडक भी उसके पूरे शरीर में फैल गई। खून पूरी तरह चूस लिए जाने के बाद मो बे ने महसूस किया कि उसके शरीर में काफी ताकत वापस आ गई है और उसके कंधे पर मौजूद इलेक्ट्रिक ईल का सिर भी थोड़ा और खूनी लाल हो गया था।
हैं, बस हो गया। यान शियाओ तियान थोड़ी हैरान थी। उसने अपनी आंखों से काओ मेंग लॉन्ग को मो बेई द्वारा सुखाते हुए देखा। वह नजारा वाकई बहुत चौंकाने वाला था। जब काओ मेंग लॉन्ग एक सूखी लाश बनकर जमीन पर गिर गया तो जो गुंडे अभी अभी चिल्लाकर हौसला बढ़ा रहे थे वे सब सन रह गए। अपना बॉस तो अभी बिल्कुल ठीक था, पलक झपकते ही उसे सुखाकर लाश बना दिया। यह क्या बकवास है, जल्दी भागो भागो, ये लड़का इंसान नहीं है। इस समय हर कोई यही सोच रहा था और ठीक उसी पल जब वे मुड़कर भागने लगे उन्होंने जरा भी मुकाबला नहीं किया। मो बेई उन्हें बेरहमी से देखता रहा। उसकी पीठ पर काले पंख फिर से उभर आए। काओ मेंग लॉन्ग का खून सोखने के बाद उन काले पंखों में कुछ गहरे लाल रंग की झलक भी आ गई थी। अगले ही पल कई पंख एक साथ बाहर निकले और बेरहमी से दुश्मनों की जान लेने लगे। यह नजारा लगभग एक तरफा नरसंहार जैसा था। कुछ ही देर में मो बेई ने लड़ाई को बड़े करीने से खत्म कर दिया। नहान शाओ थियन हैरान होकर मो बेई को देखती रही। खून की गंध उसकी नाक में घुस रही थी जिससे उसे उबकाई आने लगी। लेकिन नहान शाओ थियन अच्छी तरह जानती थी कि इस मुश्किल समय में ऐसी बातें बहुत आम थी। ये सब देखकर मो बेई को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नहान शाओ थियन जैसी अमीर घर की लड़की यह सब सह पाएगी। सब कुछ निपट गया है, सामान शायद अपार्टमेंट में है। सबसे कहो कि गाड़ी से उतरकर सामान ले जाएं। ठीक है, नहान शाओ थियन ने सिर हिलाया, फिर ट्रक का पिछला हिस्सा खोला और मजदूरों को सामान ले जाने के लिए बुलाया। जब सब लोग अपार्टमेंट के अंदर गए तो उन्होंने वाकई ताओ मेंग लॉन्ग के गिरोह का जमा किया हुआ ढेर सारा सामान पाया। मजदूर खुशी से पागल हो गए। वे एक एक सामान को सावधानी से उठा रहे थे, इस डर से कि कहीं गलती से कुछ टूट न जाए। हर कार्टन को बड़ी सावधानी से ले जाया जा रहा था। भले ही अंदर सिर्फ तरह तरह के खाने पीने का सामान था और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें थी, लेकिन मौजूदा हालात में इन चीजों की कीमत सोने और हीरे से भी कहीं ज्यादा थी। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए मो बेई ने खुद सामान ले जाने की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन जैसे ही सब लोग निकले एक और मुसीबत आ गई। एक विशाल म्यूटेंट जानवर ने अचानक ट्रक का रास्ता रोक लिया। वह एक म्यूटेंट जंगली कुत्ता था। उसके पूरे शरीर के बाल रंगीन चांदी की सुइयों की तरह खड़े थे और उसके चारों मजबूत पैर जमीन पर कसकर जमे हुए थे। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसने ट्रक का रास्ता रोक रखा था। ये देखकर कि म्यूटेंट जानवर हमला करने वाला है, मो बेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। जैसे ही मो बेई गाड़ी से उतरा, सड़क के दोनों तरफ की गलियों से एक एक करके 8 विशाल म्यूटेंट जानवर बाहर निकले। वे सभी म्यूटेंट जंगली कुत्ते थे। शहर में दिखाई देने वाले म्यूटेंट जानवर ज्यादातर पालतू जानवरों के म्यूटेंट होने से बने थे। ये म्यूटेंट जानवर मो बेई पर झुंड में हमला करने की फिराक में थे। पंखों से एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ। सामने वाले म्यूटेंट जानवर का शरीर आंखों के सामने तेजी से सिकुड़ने लगा। बस कुछ ही पलों में वह खींचकर एक सूखा हुआ शव बन गया और मो बेई को महसूस हुआ कि उसका शरीर ताकत से भर गया है, जैसे वह अपनी पूरी ताकत में वापस आ गया हो। मो बेई की सारी खोई हुई ताकत वापस आ गई थी। ये सब करने के बाद मो बेई म्यूटेंट जानवर के शव के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ डालकर कुछ देर तक टटोला और आखिर में कुछ पारदर्शी क्रिस्टल कोर निकाले। यही म्यूटेंट जानवर के क्रिस्टल कोर थे, जिनके अंदर म्यूटेंट जानवर की ताकत का स्रोत होता है। इन्हें सोखने के बाद अपनी ताकत बढ़ाई जा सकती है। बस इसे सोखने में समय लगता है। ठीक स्टील पिघलाने की तरह इसे धीरे धीरे और मजबूती से करना पड़ता है। लेकिन वो बेई अलग था। उसकी हथेली में एक तेज धार वाला मुंह दिखाई दिया और उसने सीधे क्रिस्टल कोर को जबरदस्ती निगल लिया। एक शुद्ध शक्ति की धारा उसके शरीर में बह गई और मो बेई का स्तर भी बदल गया। नाम मो बेई। परिवर्तन स्तर स्तर 3। ब्लड लाइन स्तर कोई नहीं। जीन श्रृंखला संख्या 9 527। सिस्टम इंटरफेस खोलकर मो बेई ने अपना स्तर देखा, जो सीधे स्तर 3 तक बढ़ गया था। ब्लड लाइन स्तर का क्या मतलब है? मेरा वर्तमान ब्लड लाइन स्तर 0 क्यों है? मो बेई ने इस बारे में और सोचना बंद कर दिया और नहान टिएउ थियन के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। सामान के 6 चक्कर लगाने के बाद सारा सामान आखिरकार ले आया गया। विला का स्टोर रूम लगभग पूरा भर गया था। इस सामान के ढेर को देखकर नहान नामची के चेहरे की झुर्रियां भी मुस्कान से भर गयी। इस सामान के साथ न केवल लंबे समय तक जीवित रहा जा सकता है, बल्कि बहुत आराम से भी। खासकर जब नहान टिएउ थियन ने बताया कि कैसे मो बेई ने काओ मान लॉन्ग और उसके लोगों को एक ही झटके में मार डाला था, तो नहान नामची मो बेई को और भी ज्यादा पसंद करने लगा। छोटे दोस्त मो बेई, इस सामान के साथ हमारे लिए 2-3 साल जीना भी कोई समस्या नहीं है। हमारे पास सामान की ज्यादा कमी भी नहीं है, नहान नामची ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मो बेई ने अपना सिर हिलाया। इस तरह का सामान जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। भला कौन कहेगा कि यह कम है? इसके अलावा इस सामान के लिए मो बेई की अपनी अलग योजनाएं थी। दूर की तो छोड़ो, यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी सामान है उसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का तरीका सोचना था। अपनी लड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए वह शाम तक व्यस्त रहा। मो बेई ने लगभग सब कुछ साफ कर दिया था।
आसपास के सभी गोदाम और शॉपिंग सेंटर। जहाँ तक दूसरे लोगों के जीने मरने की बात है, सच कहूँ तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ऐसी खास परिस्थितियों में उसे बस अपना ख्याल रखना ही काफी था। डाइनहो शहर में रात अभी भी खतरों से भरी थी। इस समय तक हर कोई जान चुका था उत्परिवर्ती जानवरों और आत्मा जानवर योद्धाओं के अस्तित्व के बारे में, और वे केवल अपने कमरों में दुब के रह सकते थे, बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन मो बेई के विला में बात अलग थी। बत्तियां जल रही थी और बुने हुए मांस की खुशबू धीरे धीरे फैल रही थी। मो बेई की अगुवाई में प्रलय के दिन की एक शानदार बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां बड़े व्यवस्थित ढंग से की जा रही थी। बुने हुए मांस की खुशबू धीरे धीरे पूरे विला क्षेत्र की हवा में फैल गई, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। कुछ ही देर बाद विला के सामने एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। वो सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने पूरे दिन से कुछ गर्म नहीं खाया है, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? मैं आपसे भीख मांगता हूँ। उस व्यक्ति को देखते ही नहान नामची के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। यह व्यक्ति उसका कारोबारी प्रतिद्वंद्वी था, होमकी ग्रुप का चेयरमैन, जो उसके थिएन थिएन ग्रुप से बस एक पायदान नीचे था। मो बेई से काली आफ्त के बारे में सुनने के बाद नहान नामची ने विश्वास न करने से बेहतर है विश्वास कर लेना वाला रवैया अपनाया था और विला को मजबूत करना शुरू कर दिया था। साथ ही बड़ी मात्रा में भोजन खरीदने के लिए लोगों को बाहर भेजा था। नतीजतन इस आदमी ने उसे देख लिया था और उसका मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। 100 अरब का मालिक अपनी कंपनी चलाने की चिंता करने के बजाय यहाँ वापस आकर सामान जमा कर रहा है। मिस्टर होन, आपको याद ही होगा कि जब मैं सामान जमा कर रहा था तो आपने मेरा कैसे मजाक उड़ाया था, है ना? मैं सच में भूख से मरने वाला हूँ। मिस्टर नहान, प्लीज हमारे पुराने दिनों का ख्याल करके मेरी मदद कीजिए। हवान ग्रुप के चेयरमैन और आपके पास खाने को कुछ नहीं है? आप यहाँ खड़े होकर मुझसे मजाक मत कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास सच में कोई खाना नहीं बचा है। विला में सारा खाना खत्म हो चुका है। मैं आपसे मुफ्त में नहीं लूंगा, हम अदला बदली कर सकते हैं। ये कहते हुए हवान चानमिन ने अपनी घड़ी उतारी और उसे नहान नामची को दे दिया। लेकिन नहान नामची बस हल्के से मुस्कुराया। जाहिर है कि वह अच्छी तरह से समझता था कि इस जमाने में एक ब्रांडेड घड़ी की कोई कीमत नहीं है। मेरे गैराज में टॉप क्लास की लग्जरी कारें हैं, सुपर कारें भी हैं। मैं वो आपको दे सकता हूँ, सब आपको दे दूंगा। नहान नामची ने मो बेई की तरफ देखा। छोटे दोस्त मो बेई, ये सारा सामान तुमने ही जमा किया है, अब तुम बताओ कि इसका क्या करना चाहिए? मो बेई ने अपनी भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर नहान, आप क्या सोचते हैं? तो फिर नहीं देना है। नहान नामची ने अपने कंधे उचकाए और वापस हवान चानमिन की तरफ देखा। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम सच में मुझे मरता हुआ देखकर भी नहीं बचाओगे? ठीक उसी समय विला के दूसरे अमीर लोग भी एक एक करके वहाँ आ गए और लोहे की ग्रिल पर रखे बारबेक्यू को ललचाई नजरों से घूरने लगे। लोहे की ग्रिल पर रखे बारबेक्यू को उनका भी खाना लगभग खत्म हो चुका था। हम सब इंसान हैं, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अचानक नहान नामची की पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गई और पलक झपकते ही वह एक मस्कुलर बैल के सिर वाले इंसान में बदल गया, जिसके नथुनों से गर्म हवा के गुबार निकल रहे थे। एक जोरदार और गुस्से भरी दहाड़ अचानक हवा में गूंज उठी, जिससे हर किसी के कान के पर्दे लगभग फट ही गए। उन लोगों की अब वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वे सब जानवरों की तरह तितर बितर हो गए। उसी समय नहान नामची ने भावुक होकर कहा, मैं नहान नामची, मैंने अपना कारोबार खाली हाथ शुरू किया था। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग लगभग सभी स्थानीय अमीर व्यापारी और कुलीन परिवारों से हैं। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने मुझे बहुत दबाया था। मेरी कंपनी पर तो उन्होंने लगभग जबरन कब्जा ही कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना बदला लेने का दिन भी मिलेगा। ये सच में बहुत संतोषजनक है। मो बेई बस मुस्कुराता रहा। वह इस तरह की स्थिति को कुछ हद तक समझ सकता था। उस छोटे से ड्रामे के बाद बारबेक्यू पार्टी फिर से शुरू हो गई। सब लोग बारबेक्यू के स्वादिष्ट स्वाद का मजा ले रहे थे। केवल मो बेई ही जल्दी ऊपर आराम करने चला गया। कमरे में मो बेई ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे हुए थे और अगले प्लान के बारे में सोचने लगा। अब विला को मजबूत करने के लिए सामान आ गया था। तरह तरह का सामान भी काफी मात्रा में था। अब अपनी ताकत बढ़ाने का समय आ गया था। विला के आंगन में हर कोई बहुत सावधानी बरत रहा था। लोग मेहनत से मिले स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे कि तभी नहान नामची नहान शात्यान के पास गया। शात्यान, पापा को सच सच बताओ, तुम्हारे मन में मो बेई के लिए आंखें हैं क्या? नहान शात्यान ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और शर्माते हुए धीरे से कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं मो बेई को पसंद करती हूँ या नहीं, ये बात मैं ऐसे ही कैसे कह सकती हूँ? पापा को लगता है कि यह मो बेई लड़का बुरा नहीं है, काबिल है और उसके पास एक रणनीतिक दिमाग भी है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो जल्दी से बात पक्की कर लो। इस तरह इस मुश्किल समय में हमारे परिवार को भी बचने का एक और रास्ता मिल जाएगा। सच कहूँ तो मेरे मन में भी मो बेई के लिए फीलिंग्स हैं। नहान शात्यान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। उसे नहान नामची ने सीधे विला के अंदर धकेल दिया। पापा तुम्हें मो बेई के कमरे में ले जा रहे हैं, जल्दी से बात आगे बढ़ाओ और रिश्ता पक्का कर लो।
नहान नामची ने गंभीर चेहरे से कहा। नहान शाओ थियेन के खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई। ठीक उसी समय जब नहान शाओ थियेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी विला के गेट पर एक कैडिलैक आकर रुकी और एक सुनहरे बालों वाला आदमी कार से उतरा। जैसे ही उसने नहान शाओ थियेन को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई। आने वाले को देखकर नहान शाओ थियेन ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। नहान नामची ने भी उधर देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे उतर गया। उन्होंने इस सुनहरे बालों वाले आदमी को पहचान लिया। ये ली चिंगशान था जो नहान शाओ थियेन का पीछा करता था। अंकल नहान, आप भी यहाँ हैं? तो और भी अच्छा है। अब मैं एक स्पिरिट बीस्ट वॉरियर बन गया हूँ। मैं इस बार शाओ थियेन से अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। अब जैसा मैं बन गया हूँ, मैं आपकी लाडली बेटी के लायक तो हो ही गया हूँ, है ना? नहान नामची के और भी ज्यादा बिगड़ते चेहरे पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना उसने अपनी कार से कुछ सस्ते डिब्बाबंद खाने के डिब्बे निकाले और तो और वे सारे एक्सपायर हो चुके थे। आइए आइए अंकल नहान और शाओ थियेन, इसे ले लीजिए। इसे शाओ थियेन से मेरी शादी का शगुन समझ लीजिए। कैसा लगा? वक्त का पहिया घूम चुका है। मैं वो पुराना वाला मैं नहीं रहा। नहान शाओ थियेन ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए, लेकिन ये बिल्कुल भी भावुक होने की वजह से नहीं था, बल्कि गुस्से की वजह से था। इस तरह के इंसान से पीछा किए जाने पर उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। वहीं नहान नामची नहान शाओ थियेन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूँ। आखिरकार अब मैं एक महान स्पिरिट बीस्ट वॉरियर हूँ। अगर अंकल आप अभी भी इस गुस्से को पचा नहीं पा रहे हैं तो मुझे मार लीजिए। मैं आपको 3 मुक्के मारने दूंगा। बस आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। नहान नामची जो पहले से ही फटने की कगार पर था, ली चिंगशान की ये बकवास सुनकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका शरीर जो वापस सामान्य हो गया था, एक बार फिर से फूलने लगा और एक 3 मीटर लंबे बैल के सिर वाले मस्कुलर इंसान में बदल गया, जिसके पूरे शरीर से बेहद खूंखार और आक्रामक ऊर्जा निकल रही थी। अगर तुम मेरे 3 मुक्के झेल गए तो मैं शाओ थियेन की शादी तुमसे कर दूंगा। यह नजारा देखकर ली चिंगशान जो बड़े बड़े वादे कर रहा था, वो भी दंग रह गया। तो आप भी एक स्पिरिट बीस्ट वॉरियर हैं? ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आपके 3 मुक्के झेलूंगा। अगर मैं आपके 3 मुक्के रोक पाया तो आपको शाओ थियेन की शादी मुझसे करनी होगी। नहान नामची ने सिर्फ दांत पीसे और एक एक शब्द चबाकर कहा, ठीक है, हम सब सभ्य लोग हैं, शरीफ लोग मुंह से बात करते हैं, हाथ नहीं उठाते। अगर आप दोनों मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है? अंकल नहान, मैं शाओ थियेन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिरकार शाओ थियेन तो एक आम इंसान ही है। मेरे साथ रहकर उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उसे खिला पिलाकर जरूर मोटा ताजा और गोरा चिट्टा बना दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। नहान नामची तुरंत गुस्से से पागल हो गया। उसने पास में पड़ी एक ग्रिल उठाई और सीधे कैडिलैक की तरफ फेंक दी। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कैडिलैक तुरंत पिचककर बुरी तरह से विकृत हो गई। ये देखकर ली चिंगशान का दिल कांप गया। वह अपने एक्सपायर हो चुके डिब्बाबंद खाने को गले से लगाकर अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से भागा। भागने से पहले वह पीछे मुड़कर एक बार चिल्लाना नहीं भूला। नहान नामची को बस इस बात का अफसोस था कि उसके पंख नहीं है, वरना वह जरूर उड़कर जाता और उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर देता। ली चिंगशान को जाते हुए देखकर नहान नामची अब अपने असली रूप में वापस आ गया था। फिर उसने नहान शात्यान को देखकर गंभीरता से कहा, शात्यान, मो बेई के मामले में तुम्हें और सोचना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। नहान शात्यान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह बस घबरा गई थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। जी पापा, सुना है कि बीस्ट वॉरियर की शारीरिक क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। उस मामले में भी ऐसा ही होगा। और मो बेई की ताकत तो इतनी ज्यादा है, पता नहीं मैं उसे झेल भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन बहुत जल्द ही नहान शात्यान ने अपना सिर हिलाया और खुद को होश में आने पर मजबूर किया। आखिर वह नहान शात्यान थी, मशहूर, शांत और खूबसूरत लड़की। आखिर मैं ये सब अजीब बातें क्यों सोच रही हूँ? विला को मजबूत करने का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब विला का कोना कोना, यहाँ तक कि जमीन के नीचे की नींव भी स्टील से ढकी हुई थी। भले ही इस पर मिसाइल से हमला किया जाए तो भी विला की सुरक्षा को तोड़ना नामुमकिन था। भले ही उसे बीस्ट वॉरियर्स के हमले का सामना करना पड़े, विला फिर भी अपनी जगह पर खड़ा रह सकता था। मो बेई ने नहान और उसकी बेटी को बुलाकर कहा, अब हमें जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बाहर के लोगों को म्यूटेंट जानवरों का शिकार करने और उनकी क्रिस्टल कोर लाने के लिए कहें। बाकी के लिए मुझे बड़ी मात्रा में क्रिस्टल कोर को सोखने की जरूरत है, ताकि मैं अगले फॉरबिडन लैंड के लिए तैयारी कर सकूं। तुम लोग हमारे तैयार किए गए सामान का इस्तेमाल उनसे अदला बदली करने के लिए कर सकते हो। इस दुनिया के अंत में ताकत ही सब कुछ है। ये सुनकर नहान और उसकी बेटी ने तुरंत मो बेई की बात मानी और यह खबर फैलाने चले गए। बहुत जल्द ही इस बात से हर तरफ सनसनी मच गई। आखिर दुनिया के अंत में खाने के लिए कुछ होना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इन दिनों नहान शात्यान बहुत परेशान थी। उसे अपने पापा की सलाह याद आई। मो बेई सच में बहुत शानदार है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और सबसे जरूरी बात यह है कि वह बहुत हैंडसम भी है।
इस अंधकार और उथल पुथल के दौर में ऐसा आदमी निश्चित रूप से चमकता हुआ असली सोना है। बस मो बेई को चाहने की देर है तो उसके आसपास खूबसूरत बीवियों का होना तय है। नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते को पक्का करना होगा। लेकिन अब तक बाहर के लोगों के लिए उसकी छवि हमेशा एक शांत और खूबसूरत लड़की की रही है। भले ही उसका चेहरा हमेशा भावहीन रहता था, लेकिन उसके चाहने वालों की कभी कमी नहीं थी। अब उसे मो बेई से खुद जाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहा जाए या फिर खुद ही इस रिश्ते को पक्का करने के लिए, तो उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। ठीक जब नहान शात्यान इन सब उल्टी सीधी बातों के बारे में सोच रही थी तो विला के बाहर कुछ गाड़ियां दिखाई दी। कुछ लोग नीचे उतरे। उनके हाथों में सांपों की खाल के कुछ बोरे थे। अंदर म्यूटेंट जानवरों के क्रिस्टल कोर भरे हुए थे। मो बेई ने विला के बाहर लगे सर्विलांस कैमरों से पहले ही बाहर की स्थिति देख ली थी और वह सीधे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जैसे ही उन लोगों ने मो बेई को देखा, वे लोग तुरंत बहुत सीधे बन गए। इस आदमी से पंगा लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप हमें गलत मत समझिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम सामान के बदले में कुछ देने आए हैं। ये सब क्रिस्टल कोर हैं जो हमने म्यूटेंट जानवरों का शिकार करके हासिल किए हैं। मो बेई को कुछ न बोलते देख उन लोगों ने जल्दी से सांपों की खाल के बोरों में रखे क्रिस्टल कोर की ओर इशारा करते हुए समझाया। मो बेई ने एक सरसरी नजर डाली सांप की खाल के थैलों में रखे क्रिस्टल कोरों पर। कुल मिलाकर कम से कम 10 से ज्यादा थे। उसने अपनी नजर हटा ली और लोगों से उनके बदले कुछ सामान लाने को कहा और फिर क्रिस्टल कोर महल में ले आया। महल पहुंचने पर मो बेई ने यान शियातियान और उसके पिता दोनों को एक एक क्रिस्टल कोर दिया ताकि वे उसे सोख सके। ऐसा नहीं था कि मो बेई कंजूस था, बल्कि इसलिए क्योंकि आर्म स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स के लिए क्रिस्टल कोर को सोखने में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है। एक क्रिस्टल कोर ही उन दोनों के लिए लंबे समय तक सोखने के लिए काफी था। इस दौरान मो बेई से क्रिस्टल कोर के फायदे जान चुके थे और समझ गए थे कि इससे उनका लेवल बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसे सोखना शुरू कर दिया। उधर मो बेई ने एक क्रिस्टल कोर अपनी हथेली पर रखा, जिसके तुरंत बाद उसकी हथेली पर एक मुंह जैसा कुछ बना और उसने सीधे क्रिस्टल कोर को निगल लिया। पलक झपकते ही एक म्यूटेंट बीस्ट का क्रिस्टल कोर मो बेई ने पूरी तरह से सोख लिया। ये देखकर कि मो बेई ने सांप की खाल के दोनों थैलों के क्रिस्टल कोर सोख लिए हैं, बाप बेटी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे हक्के बक्के रह गए। हम दोनों ही स्पिरिट बीस्ट वॉरियर हैं, तो इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? सच में ये तो कोई दैत्य हैं। अगले कुछ दिन काफी शांति से बीते। कभी कभी लोग सामान के बदले क्रिस्टल कोर लेकर आते थे। मो बेई आने वाले किसी को भी मना नहीं करता था। वैसे भी उसके पास काफी सामान जमा था। अगर पूरा डानहो शहर भी बदलने आ जाए तो भी वह संभाल सकता था। ज्यादातर क्रिस्टल कोर उसने खुद ही सोख लिए थे और मो बेई की ताकत भी लेवल 9 तक बढ़ गई थी। अपने शरीर की ताकत को लगातार बढ़ते हुए महसूस करके मो बेई बड़बड़ाया, लेकिन ताकत बढ़ाने के मुकाबले मैं नई जीन श्रृंखलाओं को निगलने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। पता नहीं अगली बार जीन निगलने का मौका कब मिलेगा। रात चुपचाप गहरा गई। मो बेई आराम करने के लिए जल्दी ही अपने कमरे में लौट आया। कमरे के दरवाजे के बाहर से बहुत दबे कदमों की आहट सुनाई दी। उसके ठीक बाद कसकर बंद दरवाजा धीरे से खुला और नाइट ड्रेस पहने एक खूबसूरत साया दबे पांव दरवाजे की दरार से अंदर आ गया। क्या महल में चोर घुस आया है या कोई दुश्मन दरवाजे पर आ गया है? अगर कोई छोटा मोटा चोर नहीं है और दुश्मन भी नहीं है तो आधी रात में कौन इस तरह छिपकर मेरे कमरे में घुस रहा है? बहुत जल्द मो बेई को जवाब मिल गया। वह यान शियातियान थी। जब वह साया दबे पांव बिस्तर के पास आया तो मो बेई को गंध आ गई थी, यान शियातियान की खास हल्की सी खुशबू की। इस वक्त यान शियातियान अपने रोज के ठंडे और खूबसूरत अंदाज में नहीं थी। अंधेरे में वह शर्म से लाल चेहरे के साथ बिस्तर के पास खड़ी हो गई। वह लगातार अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, खुद को हिम्मत दे रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। इतने समय तक साथ रहने के बाद मुझे सच में मो बेई पसंद आने लगा है। और तो और उसने मेरे पूरे परिवार को बचाया है। अगर उसने उस इलेक्ट्रिक कील को नहीं हटाया होता तो मैं और पापा दोनों मर चुके होते। जान बचाने के एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। उसके ठीक बाद उसने अपने मन के खिलाफ एक हिम्मत भरा फैसला किया और मो बेई के बगल से कंबल उठाया और धीरे से लेट गई। मो बेई जो आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था, वह भी सन रह गया। से तो लगा था कि यान शियातियान का इरादा ठीक नहीं है। वह एहसान का बदला दुश्मनी से चुकाने आई है। उसने तो हमला करने के लिए जानवर का रूप लेने की तैयारी भी कर ली थी। किसे पता था कि वह ये दांव चलेगी। तुम क्या कर रही हो? उसने अचानक माक बाक की आवाज सुनी तो डर के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। शर्म के मारे वह दरवाजे से बाहर भाग जाना चाहती थी। न्यान जियो तियान अचानक मुड़ी और माक बाक को गले लगा लिया। उसके गर्म और मुलायम होठों ने तुरंत उसके होठों को बंद कर दिया। उस रात चांद की रोशनी चुपचाप जमीन पर पड़ रही थी। अगली सुबह माक बाक बहुत जल्दी उठ गया। लगभग दोपहर को उठी। यहाँ तक कि उसके चलने का अंदाज भी थोड़ा अजीब था। अपने पिता की नजरें खुद पर महसूस करके न्यान जियो तियान का चेहरा लाल हो गया। उसका मन किया कि किसी गड्ढे में जाकर छिप जाए। मिस्टर न्यान, नौजवान माक बाक, तुम नौजवानों के मामले तुम लोग खुद ही देख लो।
अरे हाँ, आज सुबह बहुत सारे लोग सामान बदलवाने आए थे। मार्क बाक ने सिर हिलाया, सूटकेस खोला। सिर्फ कुछ ही मिनटों में सारे क्रिस्टल कोर पूरी तरह से सोख लिए गए। बधाई हो होस्ट, आप लेवल 10 पर पहुंच गए हैं। ब्लड लाइन फंक्शन अनलॉक हो गया है। होस्ट उत्परिवर्तित जानवरों को निगल सकता है। फिलहाल मार्क बाक को ये साफ नहीं था कि, लेकिन वे बातें जरूरी नहीं थी। इस बार वह उत्परिवर्तित जानवरों और पौधों को निगल सकता था। अगला कदम उस पुनरुत्थान कवच को ढूंढना है। यह इक्विपमेंट सेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसे ढूंढना पुनर्जन्म से पहले। यह इक्विपमेंट सेट ड्रैगन टाइगर माउंटेन के हेवनली मास्टर, उस इक्विपमेंट सेट के दम पर। सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी भविष्यवाणी करने की कला। फिलहाल मेरे 2 लक्ष्य हैं, निगलने के लिए एक नया लक्ष्य ढूंढना, निगलने की प्रक्रिया पूरी करना, और फिर पांग दा हाई को ढूंढना। ये सोचकर मार्क बाक तुरंत न्यान जियो तियान को बाहर ले गया। से जल्दी से अपनी तरफ करना ही होगा। विला से निकलने के बाद वैसे भी ये सफर सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं था, इसलिए एक बड़ा ट्रक चलाना साफ तौर पर सही नहीं था। रास्ते में न्यान जियो तियान ने भी इस सफर का मकसद पूछा और उसे पांग दा हाई की भविष्यवाणी करने की काबिलियत के बारे में सब बता दिया, साथ ही दूसरे प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद पुनरुत्थान कवच के बारे में भी। न्यान जियो तियान हद से ज्यादा हैरान थी। इस तरह का एक उपकरण असल जिंदगी में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने सोचा कि अंधेरा प्रलय पहले ही शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि जानवर, पौधे और कीड़े भी राक्षसों में बदल सकते हैं, तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। रास्ते में सफर काफी आसान था और सड़क पर लगभग कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। 2.5 घंटे तक बिना रुके गाड़ी चलाने के बाद वे दोनों आसानी से लॉन्गहू पर्वत पर पहुँच गए। मो बे का नजारे देखने का कोई मन नहीं था। उसने सीधे मठ के गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही वे दोनों गाड़ी से उतरे, मठ का गेट धकेलकर खोला गया। एक मोटा आदमी जो ताओवादी वस्त्र पहने हुए था, अपनी नींद भरी आंखें मलता हुआ बाहर निकला। आप दोनों हर तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप बत्ती के बदले में सबसे अच्छा होगा अगर वो खाने पीने की चीजें हों। ठीक उसके बाद मैं हिला और सीधे पांग दा हाई के चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, बस थोड़ी कसरत की। उस नाजुक पल में न सिर मल रहा पांग दा हाई अचानक पीला पड़ गया और मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया। बड़े भाई, जान बख्श दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, बस और मत मारो। नहन तेओथियेन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। उसकी आंखों में भी उलझन भरी हुई थी। उन दोनों को हैरान देखकर पांग दा हाई ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे मठ के अंदर भाग गया। ये पागल शरीफ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लॉन्गहू पर्वत के गुरुओं की पीढ़ियों ने भले ही शरीर को मजबूत करने की तकनीकों का अभ्यास किया हो, लेकिन वे तकनीकें एक स्पिरिट बीस्ट वॉरियर के मजबूत शरीर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जिस चीज में लॉन्गहू पर्वत के गुरु सबसे माहिर हैं, वह है तावीज की कला। बस वह अभी अभी सोकर उठा था और उसने केवल एक पतला लंबा बागा पहना हुआ था। उसके पास कोई तावीज नहीं था। रुको, जब तक मैं अपने तावीज ले आऊं, तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम रोने लगोगे। तावीज हाथ में आते ही पांग दा हाई का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से जम गई। उसने देखा कि मैंने उन तावीजों के ढेर की ओर देखा। मेरी पीठ से एक पंथ निकला और गुरुओं की पीढ़ियों द्वारा छोड़े गए उच्च श्रेणी के तावीजों के ढेर को सीधे भेद गया। मैंने अब भी एक शब्द नहीं कहा, बस लगातार अपने मुंह से चलाता रहा। ये तय करने से पहले कि पांग दा हाई भरोसे के लायक है या नहीं, मुझे उसे इतना मारना था कि वह सच में दिल से मेरी बात मान ले। ये पिटाई पूरे आधे घंटे तक चली। पांग दा हाई अब चीख भी नहीं पा रहा था। उसका गला बैठ गया था और उसका शरीर भी मार खा खाकर सुन्न हो गया था। धीरे धीरे उसे दर्द का एहसास भी होना बंद हो गया। क्या तुम मारना बंद कर सकते हो? चलो ठीक से बात करते हैं। दूसरी निश्चित भूमि खुलने वाली है। मुझे तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की कला की जरूरत है। मैं तुम्हें बदले में सामान दूंगा। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, नहन तेओथियेन तुरंत समझ गई और मठ से बाहर जाकर फरारी से कई बड़े बक्से अंदर ले आई। अगर तुम मुझसे सहयोग चाहते थे तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था। इतने सारे सामान के साथ मैं तो तुरंत ही मान जाता। फिलहाल मैं बदले में कई बक्से सामान देने को तैयार था। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। यही शर्त है जो मैं पेश कर सकता हूँ। अगर तुम सहयोग के लिए राजी हो तो सबसे अच्छा है, और अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। पांग दा हाई के मुंह का कोना तुरंत फड़क उठा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस आदमी में तो मर्दों वाले हार्मोन कुछ ज्यादा ही हैं। एकदम असली मर्द वाला अंदाज। जैसे ही कुछ पसंद नहीं आता तुरंत हाथ उठा देता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मेरी भविष्यवाणी करने की कला वाकई कुछ खजानों की जगह का पता लगा सकती है। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है ना? चीजें उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से आगे बढ़ी। लगता है कि मेरा प्यार और मार वाला तरीका सच में काम कर गया। पांग दा हाई के अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करने के बाद वे ड्रैगन टाइगर माउंटेन से निकल गए। 2.5 घंटे बाद वे लोग विला में वापस आ गए। फरारी अभी अभी पूरी तरह से रुकी ही थी।
कि मैंने अचानक कहा, दूसरा फॉरबिडन जोन खुलने वाला है। इस दौरान तुम हमारे साथ ही रहो, अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से आराम करो और फॉरबिडन जोन के खुलने का इंतजार करो। पान दा हाई ने उलझन में सिर हिलाया। पान दा हाई के लिए सब कुछ ठीक से सेट करने के बाद मो बेई तुरंत यान शाओ तियान को यान नानजी को ढूंढने ले गया और उसे यहाँ की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। पलक झपकते ही शाम हो गई और जल्द ही रात के खाने का समय हो गया। पान दा हाई भी सबके साथ खाने बैठ गया। मो बेई ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक उठाया और आराम से एक तरफ बैठकर खाने लगा, जबकि पान दा हाई किसी बवंडर की तरह मेज पर रखा सारा खाना सफाचत कर गया। ये देखकर कि उसने अभी कुछ निवाले भी नहीं खाए थे और मेज पर खाना लगभग खत्म हो गया था, यान नानजी थोड़ी हैरान रह गई। चैक, ये लड़का कहीं जूबाजी का पुनर्जन्म तो नहीं है? मो बेई के होंठ फड़क उठे। अचानक उसे शक होने लगा कि कहीं उसने गलत आदमी तो नहीं ढूंढ लिया है। ये बेवकूफी भरी बातें करने वाला मोटा आदमी क्या सच में भविष्य के ड्रैगन किंगडम के सबसे बड़े महारथियों में से एक है? खैर, छोड़ो इन सब बातों को। दूसरे फॉरबिडन जोन में रिसरेक्शन आर्मर हासिल करना ही इस समय मो बेई का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा अब उसके पास निगलने का एक और मौका है। बाकी बातें कोई मायने नहीं रखती। इस समय विचार करने वाली एकमात्र बात यह है कि दूसरे फॉरबिडन जोन के खुलने से पहले मौजूदा चरण के निगलने की प्रक्रिया को पूरा करना है। अब मो बेई म्यूटेंट जानवरों को भी निगल सकता है, पौधों और कीड़ों को भी, यानी म्यूटेंट बीस्ट्स को। लेकिन आखिर किस तरह के म्यूटेंट बीस्ट को निगलना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा? ठीक उसी समय लिविंग रूम में चल रहे टीवी पर अचानक एक इमरजेंसी न्यूज रिपोर्ट आने लगी। ग्रेट स्कॉलर सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट नंबर 1 में एक अमर म्यूटेंट कॉकरोच पाया गया है। ग्रेट स्कॉलर सिटी की सेना शहर के सभी निवासियों से तत्काल मदद की गुहार लगा रही है। टीवी पर एक तस्वीर दिखाई दी। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक प्रयोगशाला का दृश्य था। एक छोटी बिल्ली के आकार का काला कॉकरोच पूरी प्रयोगशाला में भगदड़ मचा रहा था, जिससे अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया था। रिसर्च स्टाफ ने हर तरीका आजमाया, लेकिन वे उस विशाल कॉकरोच का कुछ नहीं कर पाए। उस अफरा तफरी वाले सीन में कोई आग वाले हथियार से लगातार गोलियां चला रहा था और आग की लपटें धधक रही थी। यहाँ तक कि ऑटोमेटिक राइफलें भी इस्तेमाल की गयी, लेकिन कॉकरोच पर लगने वाली गोलियां तुरंत उसके शरीर पर लगे काले कवच से टकराकर वापस छिटक गयी। सिर्फ छोटी छोटी चिंगारियां ही निकली। सोचा नहीं था कि कॉकरोच भी एक उत्परिवर्ती जानवर बन सकता है। दानहो शहर की सेना को लगता है वे सच में बेबस हो गए हैं। न्यान नामची ने अपनी जबान चटकारी। सोचा नहीं था कि कॉकरोच भी एक उत्परिवर्ती जानवर बन सकता है। दानहो शहर की सेना को मदद के लिए इंटरनेट पर भी पोस्ट करना पड़ा। लगता है कि वे सच में लाचार हो गए हैं। गनीमत है कि अभी तक सिर्फ जानवर, पौधे और कीड़े ही उत्परिवर्तित हुए हैं। बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव अभी तक उत्परिवर्तित नहीं हुए हैं, वरना अगर बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव भी उत्परिवर्ती जानवरों में बदल गए तो लामतिन तुरंत धरती पर नरक बन जाएगा। मार्क बाग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक खड़ा हो गया। भारी गोलीबारी और आत्मा जानवर सैनिकों से घिरे होने के बावजूद वह बच निकला। यह निश्चित रूप से कोई आम बात नहीं है। शायद मैं उसे निगल सकता हूँ। मैं प्रयोगशाला जा रहा हूँ। तुम सब विला में ही रहना, बिना वजह बाहर मत निकलना। अगर कोई बड़ी बात हो तो भी मेरे लौटने का इंतजार करना। न्यान नामची हक्का बक्का रह गया। ये लड़का मदद करने के लिए प्रयोगशाला जा रहा है। सोचा नहीं था कि मार्क बाग, जो अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं करता, उसका एक ऐसा दयालु पक्ष भी है। और जहाँ तक पांग दाई हाई की बात है, वह पहाड़ की तरह स्थिर बैठा रहा और बस अपना सिर झुकाए खाता रहा। तुम चिंता मत करो और जाओ, हम सब यही तुम्हारा इंतजार करेंगे मार्क बाग। तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा। मार्क बाग ने सिर हिलाया और अपनी फरारी में विला से निकल गया, सीधे अनुसंधान संस्थान नंबर 1 की ओर। अनुसंधान संस्थानों जैसी जगहें लॉन गुओ में बहुत सारी हैं और हर एक जगह एक महत्वपूर्ण सैनिक क्षेत्र है। आसपास हर जगह गार्ड चौकियां होती हैं। अगर कोई आम इंसान पास भटकता भी है तो उसे चेतावनी दी जाती है। यहाँ तक कि पूछताछ के लिए स्टेशन भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अब जब अंधेरे का महाप्रलय आ चुका है तो पुराने नियम अब किसी काम के नहीं रहे। डायरेक्टर, अनुसंधान संस्थान की मदद के लिए कोई आया है, मैं उन्हें यहाँ ले आया हूँ। कर्मचारी मार्क बाग को एक ऑफिस में ले गया और खुशी से आगे मौजूद शख्स को पुकारा। ऑफिस में असली लेदर के सोफे पर एक आकर्षक महिला बैठी थी। उसने प्रयोगशाला का सफेद कोट पहना हुआ था, जिससे बस उसकी लंबी गोरी टांगे दिख रही थी। ये सुनकर वह महिला, जो पहले काफी उत्साहित थी, लेकिन जब उसने देखा कि सिर्फ मार्क बाग अकेला आया है तो वह तुरंत निराश हो गई। सिर्फ एक ही इंसान आया है। शेन शुलान ने आह भरी और उठकर मार्क बाग के सामने आ गई। एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई। मार्क बाग ने पाया कि यह महिला बेहद खूबसूरत थी। मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, शेन शुलान। शेन शुलान ने मार्क बाग की ओर अपना हाथ बढ़ाया। शेन शुलान। मार्क बाग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। अगर उसे ठीक से याद था तो ये शेन शुलान भी एक खतरनाक हस्ती थी। मैं मार्क बाग हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मदद करने के लिए आए।
लेकिन ये कॉकरोच निश्चित रूप से कोई साधारण म्यूटेंट जानवर नहीं है। हमारे अवलोकन के अनुसार ये केवल प्राथमिक स्तर पर हैं, लेकिन प्रयोगशाला में मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स ने मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर आप मदद करने के लिए मान गए हैं तो उम्मीद है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। चलो अब फालतू बातें बंद करते हैं। अगर मैं यहाँ मदद करने आया हूँ तो यकीनन आप लोगों के लिए मुसीबत नहीं बनूंगा। शेन थू लान खुद मो बेई को लैब तक ले गई। अंदर सब कुछ तहस नहस और बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि खास मटेरियल से बनी दीवारें भी छेदों से भरी हुई थी। यह नजारा देखना बहुत मुश्किल था। रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स अभी भी इस म्यूटेंट कॉकरोच को घेर कर मारने की कोशिश कर रहे थे। सबके मिलकर हमला करने के बावजूद उस म्यूटेंट कॉकरोच को एक खरोंच तक नहीं आई थी। अचानक वह एकदम से रुक गया और सीधा मो बेई की तरफ दौड़ा। तेरी तो, मो बेई चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके मुंह से गाली निकल गई। आधा मीटर लंबा एक विशाल कॉकरोच एक बहुत ही अजीब तरह से आपकी तरफ दौड़ा चला आए तो क्या आप डरेंगे नहीं? मो बेई को भी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था। वहाँ पर कितने सारे लोग थे ये तो छोड़ ही दीजिए। उसके ठीक बगल में खूबसूरत डायरेक्टर शेन थू लान भी थी। फिर भी वह कॉकरोच जिद पर अड़ा था कि उसी की तरफ आएगा। मो बेई को समझ नहीं आया कि क्यों। बगल में खड़ी शेन थू लान ने भी रिएक्ट किया, लेकिन वह स्पिरिट बीस्ट वॉरियर नहीं थी, इसलिए कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। उस अफरा तफरी वाले माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी लोग एक साथ मो बेई की तरफ देखने लगे। सबको लगा कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक पल के लिए चौंकने के बाद उसने तुरंत अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मोड में जाने की तैयारी की। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। म्यूटेंट कॉकरोच ने मो बेई पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके सामने आ गया और जमीन पर झुक गया। उसके मुंह से लगातार अजीब कर कर की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मो बेई के सामने अपनी वफादारी दिखा रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? मो बेई ने अपना सिर खुजलाया। क्या तुम मेरे सामने झुक रहे हो? म्यूटेंट कॉकरोच धीरे से गुर्राया, जैसे मो बेई को जवाब दे रहा हो। भले ही वह उसकी गुर्राहट का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन वह साफ देख सकता था कि उसका शरीर और भी नीचे झुकता जा रहा था। क्या ये सच में मेरे सामने झुक रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? पूरी लैब में शेन थू लान समेत रिसर्च के सभी कर्मचारी अपनी जगह पर जम से गए थे। इस अविश्वसनीय नजारे ने उनकी सोच को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। डायरेक्टर शेन, लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है। यह म्यूटेंट कॉकरोच, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। म्यूटेंट जानवर न सिर्फ इंसानों के सामने झुकते हैं, बल्कि इंसानों की भाषा भी समझ सकते हैं। म्यूटेंट कॉकरोच को लैब से बाहर ले जाने के बाद मो बेई ने यूं ही एक सुनसान कोना ढूंढ लिया। तुम मेरी बात समझ सकते हो? मो बेई म्यूटेंट कॉकरोच को देखने के लिए मुड़ा। म्यूटेंट कॉकरोच धीरे से गुर्राया और जवाब देने के अंदाज में अपना चपटा सिर धीरे धीरे हिलाया। अगर तुम मेरे सामने झुक ही गए हो तो अब मैं तुम्हें निगलने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है न? म्यूटेंट कॉकरोच जोर से गुर्राया और मुड़कर भागने लगा। उसके 8 पैर इतनी तेज थे कि उनकी परछाई तक नजर आ रही थी। लगता है इसने मेरी अधीनता तो स्वीकार कर ली है, लेकिन इसकी अपनी चेतना अभी भी बाकी है। यह कोई बेजान कठपुतली नहीं है। मो बेई ने धीरे से आह भरी। उसकी पीठ पर लगे काले पंख तुरंत फैल गए और वह सीधे जानवर वाले रूप में आ गया। बिजली की धारा वाले 2 पंख तेजी से आगे बढ़े। वह बदला हुआ कॉकरोच जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पलक झपकते ही बिजली ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। मो बेई ने इसकी परवाह नहीं की। पंख फड़फड़ाकर वह सीधे उसके सामने उड़ गया। फिर उसने झुककर उस बदले हुए कॉकरोच के सिर में काट लिया। कड़क की एक आवाज आई, एकदम कुरकुरी। कुछ मिनटों बाद उस बदले हुए कॉकरोच को मो बेई ने पूरी तरह से निगल लिया। बधाई हो मेजबान, आपने बदले हुए कॉकरोच को सफलतापूर्वक निगल लिया है। जीन श्रृंखला सफलतापूर्वक निकाल ली गई है। विकास सफल। लिंग शिव योद्धा, जिसके पास खतरे को महसूस करने की अत्यधिक शक्तिशाली क्षमता है। लिंग शिव योद्धा नाम सुनने में वाकई अजीब है, लेकिन उस नाम की तुलना में मो बेई वहीं पर सन्न रह गया। अब तक जब भी वह कोई नई जीन श्रृंखला निगलता था, उसके शरीर में उसी के अनुसार बदलाव आते थे। उदाहरण के लिए हथेली में जोक जैसे मुंह वाले अंग, पीठ पर काले बाज के पंख और कंधे पर इलेक्ट्रिक ईल का सिर। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार बदले हुए कॉकरोच को निगलने के बाद उसके सिर पर कॉकरोच के एंटीना की एक जोड़ी उगाएगी। उसकी इंद्रियां असीमित रूप से बढ़ गईं। आसपास की हर हलचल उसकी पकड़ से बच नहीं सकती थी। अचानक मो बेई ने एक खतरा अपनी ओर आता महसूस किया। बिना सोचे समझे उसका शरीर तुरंत एक तरफ हट गया। मो बेई के पीछे का विशाल पेड़ अचानक मुड़ा और 2.5 मीटर लंबा एक विशाल गिरगिट अचानक सामने आया। ये देखकर मो बेई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जाहिर है दुश्मन पहले से ही यहाँ छिपा हुआ था, बस उसे पहले इसका पता नहीं चला था। ये देखकर कि मो बेई ने उसका हमला टाल दिया है, गिरगिट दहाड़ा और अपने चारों पैरों पर जोर लगाया और फिर से सीधे उसकी ओर झपटा। वह न केवल दुश्मन की धीमी हरकतों को साफ साफ देख सकता था,
बल्कि मोबे उसकी हरकत की दिशा का भी सटीक अनुमान लगा सकता था। उसी समय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे गिरगिट के पेट में घुसा दिया। मांस कीमा करने वाली मशीन की तरह अनगिनत नुकीले दांत पागलों की तरह काटने लगे और गिरगिट दर्द से चीख पड़ा। आम लोग तो यूं ही बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन भले ही वे सभी आत्मा पशु योद्धा थे, कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैकबेथ ने शांति से कहा, अंदर जाने के बाद हमें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। आप सबको अपनी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। मैकबेथ ने याद दिलाया। फिर नहान ट्यूखियन और बाकी सब पर एक नजर डाली और भंवर में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बन गया। नहान ट्यूखियन और पेंग दाई हाई ने एक दूसरे को देखा और फिर दांत गींचकर वे भी अंदर चले गए। मैकबेथ के समूह के भंवर में प्रवेश करने के बाद उनकी आंखों के सामने की दुनिया तुरंत बदल गई। एक खूनी चांद चुपचाप ऊपर आसमान में दिखाई दिया। मोटे, अब तुम्हारी बारी है लॉन्गहू शान के दिव्य गुरु, अपना हुनर दिखाने की। हाँ, बस देखते जाओ, हम लॉन्गहू शान वाले कभी किसी से नहीं डरते। पेंग दाई हाई ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई और अपनी छाती से एक दिशा सूचक यंत्र निकाला। बाएं हाथ में दिशा सूचक यंत्र उठाया और दाएं हाथ से एक संकेत बनाया और गणना करने लगा। थोड़ी देर बाद पेंग दाई हाई ने अचानक एक दिशा में देखा। इस निश्चित भूमि का सबसे बड़ा अवसर उस दिशा में है। हमें बस सीधे उस ओर जाना है और हमें वह मिल जाएगा। मैकबेथ ने सिर हिलाया। लॉन्गहू शान के दिव्य गुरु के लायक, तुम सच में काबिल हो। जल्द ही सभी लोग एक विशाल वेदी के सामने आ गए जो एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। वेदी के चारों ओर का धुंध एक अदृश्य शक्ति द्वारा दूर ढकेल दिया गया था। वेदी के बीच में एक ऊंचा मंच था जिस पर जटिल और सुंदर पैटर्न उकेरे हुए थे जो एक अजीब माहौल दे रहे थे। और उस ऊंचे मंच के ठीक ऊपर 6 क्रॉस रखे हुए थे। हर एक क्रॉस पर कवच का एक सेट लटका हुआ था। पूरा कवच एकदम काला था और उससे एक अजीब शक्ति निकल रही थी। कवच के हर सेट के बीच में एक हल्के नीले रंग का रत्न जड़ा हुआ था। उस रत्न पर भी जटिल अज्ञात पैटर्न उकेरे हुए थे। यही वो जगह है। यहाँ का सबसे बड़ा अवसर उन क्रॉस पर लगे कवच है। पुनरुत्थान कवच आखिर मिल ही गया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैकबेथ की पीठ पर लगे काले पंख जोर से फुरफुराए और वह सीधे ऊंचे मंच की ओर उड़ गया। लेकिन ठीक उसी समय अचानक कुछ अजीब हुआ। एक गुस्सैल दहाड़ ने शांत रात को चीर दिया। धुंध के बीच से एक विशाल राक्षस वेदी के सामने आ गिरा और उसने मैकबेथ का रास्ता रोक दिया। उस राक्षस का पूरा शरीर धुंध से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी मजबूत मांसपेशियां धुंधले तौर पर दिखाई दे रही थी और उसके हाथ में एक नीली आग में जलता हुआ त्रिशूल था। यह अंधेरे का जीव है। हमारे सामने वाला ये राक्षस भी अंधेरे का जीव है, लेकिन ये कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि यह एक कुलीन स्तर का अंधेरे का जीव है। इसके अलावा सिर्फ इसकी ऊर्जा को महसूस करने से ही पता चलता है कि इसका स्तर अंतिम स्तर तक पहुंच गया है। मैकबेथ महसूस कर सकता था कि सामने वाला 20वें स्तर का प्राणी था। वाकई इन पुनरुत्थान कवचों को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था।